अनुराधा जी की बात सुनकर कामिनी अंते के पानी में सबसे पहले अपना दोनों पैर डालती है, उसके बाद सीधे पैर से घर में प्रवेश करती है। प्रिया घरे को बहुत ही गौर से देखती है। उसे इस घर का आर्किटेक्ट बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगा। प्रिया घर को देखने में इतनी मग्न होती है कि उसे पता भी नहीं चलता है कि उसने भी कामिनी के साथ अलते में पैर डालकर घर प्रवेश किया। दोनों के पैर के निशान बिल्कुल एक जैसे ही सफेद कपड़े पर पड़े। जब कामिनी घर के अंदर आई, अनुराधा जी ने पैर के निशान देखे तो उसे समझ में ही नहीं आया कि वह क्या बोले। अनुराधा जी ने समझदारी दिखाते हुए किसी को कुछ नहीं बोला और नौकर को सब कुछ साफ करने के लिए बोला और सफेद कपड़ा अच्छे से सुखाने के लिए बोल दिया। अनुराधा जी और शकुंतला जी कामिनी और विवान को घर में बने हुए मंदिर में ली जाती है और श्री कृष्णा जी से आशीर्वाद लेने के लिए बोलती है। आशीर्वाद लेने के बाद वह लोग हॉल में आते हैं तो अनुराधा जी बोली सबको देखकर बोली हम बाकी के सारे रस कल सुबह करेंगे, अभी बहुत लेट हो गया है और फेरे और बाकी सब रस्म की वजह से बहू भी थक गई होगी, उसे आराम की सख्त जरूरत है। यह बोलकर अनुराधा जी और शकुंतला जी कामिनी को विवान की कमरे की तरफ ले जाते हैं। जब कामिनी को कमरे के अंदर ले जाया जाता है तो अंदर का सजावट देखकर कामिनी को यकीन ही नहीं होता है कि उसकी फेवरेट फूल से पूरा कमरा सजाया गया है। यह सब देखकर कामिनी थोड़ी और नर्वस होने लगती है। अनुराधा जी कामिनी का घूंघट उठाकर बोली अब से यह घर और यह कमरा अब से तुम्हारा है। मुझे यकीन है मेरा बेटा तुम्हें बहुत खुश रखेगा। अब तुम थोड़ी देर आराम कर लो, जब तक विवान नहीं आता तब तक तुम्हारी फ्रेंड तुम्हारे साथ ही रहेगी। यह बोलकर अनुराधा जी कामिनी को बेड पर बिठाकर शकुंतला जी के साथ कमरे से निकल जाती है। शकुंतला जी और अनुराधा जी को जाने के बाद प्रिया कामिनी को टिस करते हुए बोली कमरे को तो बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया है, वह भी तेरे फेवरेट फूलों से, इट्स क्वाइट रोमांटिक। कामिनी प्रिया को चुप कराते हुए बोली यहाँ मेरा नर्वसनेस के वजह से जान जा रही है, तुझे यह सब रोमांटिक लग रहा है। कामिनी प्यारा सा चेहरा बनाकर प्रिया को देखकर बोली प्रियु मैं बहुत नर्वस हो रही हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। कामिनी को इससे डरता हुआ देखकर प्रिया उसके कंधे पर हाथ रखकर बोली नोट वरी, कुछ भी नहीं होगा और इसमें घबराने की क्या बात है। डोंट वरी, विवान सर आते साथ तुझ पर नहीं टूट पड़ेंगे। यह बोलकर प्रिया की बत्ती सी दिखाती है। प्रिया की बात सुनकर कामिनी उसे घूर कर देखते हुए बोली हाँ मेरी जान जा रही है, तुझे उल्टी सीधी बात करनी है। प्रिया कामिनी की कंधे को सहलाकर बोली ढूंढ, मुझे कुछ नहीं होगा, वह तो बहुत शेरनी बनी फिरती, आज तुझे क्या हो गया। प्रिया की बात सुनकर कामिनी बोली आज शेरनी को भी डर लग रहा है। नीचे हॉल में अजय पूरे घर को बहुत ही इमोशंस के साथ देख रहा होता है, हर एक चीज पर बहुत ही लगाव से हाथ फेर होता है। तभी शकुंतला जी नीचे आती है तो अजय को देखकर बोले तुम्हें कुछ चाहिए। अजय शकुंतला जी को देखकर बोला नहीं आंटी मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस आप यह आपको नीचे भेज दीजिए तो हम दोनों घर के लिए निकले। अजय की बात सुनकर शकुंतला जी बोली आज रात तुम और तुम्हारे वाइफ रुक जाओ, कल सुबह चले जाना। शकुंतला जी की बात सुनकर अजय बोला ठीक है हम सुबह चले जाएंगे। अजय की बात सुनकर शकुंतला जी स्माइल करके बोली थोड़ी देर में तुम्हारी वाइफ नीचे आ जाएगी, जब तक मैं कमरा रेडी करने के लिए बोल देती हूँ। शकुंतला जी की बात सुनकर हाँ में सर हिलाती है और फिर से घर को देखने लगता है। अनुराधा जी का कमरा। विवान अनुराधा जी के कमरे में आता है और पूछता है माँ आपने मुझे बुलाया। अनुराधा जी विवान को एक पैकेट पकड़ते हुए बोली मुझे यकीन होगा तुमने बहू के लिए कोई भी तोहफा नहीं खरीदा होगा। माँ की बात सुनकर विवान शर्मिंदा होकर अपना सर नीचे कर लेता है। अनुराधा जी विवान का झुका सर देखकर बोली इसलिए मैंने यह तोहफा पहले से ही खरीद लिया था, बस तुम्हें इतना करना है जब तू कमरे में जाओ तो सबसे पहले बहू को यह तोहफा देना और मामास बॉय बनकर बिल्कुल भी मत बताना कि यह तोहफा तुमने नहीं खरीदा है, उसा ना हो कि पहले ही दिन बहू तुम्हें कमरे से निकल दे। अनुराधा जी की बात सुनकर विवान उन्हें देखता है। अनुराधा जी विवान के कंधे पर हाथ रखकर आगे बोली देखिए बेटा अभी तक तुम जिंदगी में अकेले थे, इसलिए तुम्हारे पास काम के अलावा और कुछ नहीं था, पर अब तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी पत्नी आ गई है तो अपने काम से वक्त निकालकर उसे वक्त देना। यह सुनकर विवान थोड़ा शर्माकर हाँ में सर हिलाकर कमरे से चला जाता है। विवान को शर्माता देखकर स्माइल करने लगती है। CH94 चाहो तो कमरे से निकाल दो। यह सुनकर विवान थोड़ा शर्माकर हाँ में सर हिलाकर कमरे से चला जाता है। विवान को शर्माता देखकर अनुराधा जी स्माइल करने लगती है। विवान का कमरा। प्रिया कामिनी को हौसला देने के बाद कमरे से जाने लगती है। तभी कामिनी हाथ पकड़कर बोली तुम मुझे छोड़कर कहाँ जा रही है। प्रिया अपना सर पीटते हुए कामिनी को जवाब दिया तू क्या चाहती है कि मैं यहाँ पर खड़ी होकर तेरी सुहागरात की लाइव टेलीकास्ट देखूं। प्रिया आगे बोली कुछ चीजों को अकेले ही फेस करना पड़ता है। यह बोलकर प्रिया कामिनी के घूंघट को नीचे करती है और जोर से उसका कंदरपा कमरे से चली जाती है। प्रिया कमरे के बाहर आती है, इंसानी दीवार देखकर चौंक जाती है। विवान के सामने उसके सातों भाई बहन लाइन से खड़े होते हैं, जिसमें कमरे के बाहर एक दीवार से बन जाते हैं। रागिनी कोने में चुपचाप खड़ी हो विवान को लूटने का मोर्चा पीहू और पायल ने संभाला होता है। पीहू विवान को देखकर बोली हमें जल्दी से नेक दे दो फिर हम आपको कमरे के अंदर जाने दूंगे। पीहू की बात सुनकर विवान पूछा कितने चाहिए तुम सबको। पायल और बाकी सब ने एक दूसरे का चेहरा देखा और एक साथ बोले 1 करोड़।
पीछे खड़ी प्रिया डिमांड कर चौंक जाती है। विवान अपने वॉलेट से कार्ड निकाल कर पीहू के हाथ में रख देता है, जिसे देखकर सारे के चेहरे पर 440 वोल्ट की चमक आ जाती है। सब खुश होते हैं। इतने में ही पीयू के हाथ से काट लेते हुए शकुंतला जी आंख छोटी करके बोली, 1 करोड़ में कितनी जीरो उसको भी पता है तुम सबको। आजकल तुम सारे के सारे बहुत बेशर्म हो। तिजारत पता है कि तुम जितना मांगोगे विवान उतना ही देगा। यह सुनकर सारे स्माइल करते हुए बोले, मां आज का दिन ही तो भाई को लूटने का मौका मिला था, वह भी आपने छीन लिया। शकुंतला जी बोली, और 365 दिन जो तुम लोग किसी न किसी बहाने से पैसे लेते हो उसका क्या। तभी पायल बोली, चाची जी हमें लेने दीजिए। शकुंतला जी पायल को देखकर बोली, ली कोई जरूरत नहीं है। यह बोलकर शकुंतला जी अपने पर्स में से 10,000 की गड्डी निकालकर पायल को देते हुए बोली, यह पैसे तुम सातों एक दूसरे में बांट लो। यह सुनकर सबके चेहरे मुरझा जाते हैं। शकुंतला जी आगे बोली, अगर तुम्हें यह पैसे नहीं चाहिए तो अगले महीने की पॉकेट मनी भी गायब हो जाएगी। यह सुनकर सभी एक साथ बोले, हमें यह पैसे मंजूर है। बुझे हुए मन से सब विवान को बाय बोलकर चले जाते हैं। सबको दुख ही देखकर विवान बोला, लेने देते चाची जी, इसमें क्या हो गई। शकुंतला जी बोली, मैंने ज्यादा छूट देने की कोई जरूरत नहीं, अब अपने कमरे में जाओ, पूरी रात यहीं पर खड़े होकर गुजारने की इच्छा है। शकुंतला जी की बात सुनकर प्रिया हंस को हंसी आ जाती है। हंसने की आवाज सुनकर शकुंतला जी और विवान दरवाजे के साथ खड़ी हुई नजर आती है। प्रिया को देखकर शकुंतला जी बोली, चलो अच्छा हुआ तुम कमरे से बाहर आ गई। चलो तुम्हारा हस्बैंड तुम्हारा नीचे इंतजार कर रहा है, मैं तुम दोनों को तुम्हारा कमरा दिखाओ देती हूं, अब तुम भी आराम कर लो। शकुंतला जी की बात सुनकर प्रिया दरवाजे से हटकर उनके बगल में खड़ी हो जाती है। शकुंतला जी विवान को देखकर बोली, तुम अंदर जा रहे हो या मैं तुम्हें धोखा देकर कमरे के अंदर भेजूं। यह सुनकर विवान तुरंत ही कमरे के अंदर चला जाता है। शकुंतला जी और प्रिया वहां से चले जाते हैं। कमरे के अंदर विवान जब कमरे के अंदर जाता है, दीवान अपने बेड पर बैठी कामिनी को दरवाजे पर खड़े होकर देखा है। विवान कामिनी के पास जाता है और उसके सामने बैठकर कामिनी को देखता रहता है। इस तरह विवान को देखता पाकर कामिनी और भी ज्यादा नर्वस होने लगती है। विवान कामिनी का घूंघट उठाता है। कामिनी का प्यारा चेहरा देखकर विवान के होठों पर स्माइल आ जाती है। झुकी पलकें, गुलाबी गाल। विवान कामिनी के हथेली को अपने हाथों में लेते हुए, मुझे पता है हमारी शादी बहुत ही जल्दी हो गई और हमें एक दूसरे को जानने मौका तक नहीं मिला, मुझे पता है अभी तुम घबराई हुई है, पर डोंट वरी, जब तक हम एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं देते, दूसरे पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर लेते, तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। विवान की बात सुनकर कामिनी अपनी पलकें उठाकर से देखती है। दोनों की नजरें टकराती है। कामिनी धीरे से थैंक यू बोलती है। अभी विवान ने शेरवानी के पॉकेट से बॉक्स निकालकर कामिनी की तरह बढ़ाता है। कामिनी बॉक्स देखकर विवान को देखती है। कामिनी को देखता हुआ देखकर बोला, वैसे तो मुझे यह बात नहीं बतानी चाहिए, पर मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह गिफ्ट मैंने नहीं खरीदना है। विवान की बात सुनने के बाद कामिनी उसे देखती है। विवान कामिनी के देखती है तो विवाह बोला, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूं, मां ने मुझे बोला था कि मैं आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद लूं और मैंने बहुत सोचा और गिफ्ट शॉप और ज्वेलरी शोरूम में भी गया, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं आपको क्या दूं, इसलिए मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीद पाए। एक्सप्लेनेशन देने के बाद विवान कामिनी को देखता है। ऐसा कामिनी को देखता हुआ था पाकर विवान बोला, अगर तुम चाहो तो मुझे कमरे से बाहर निकाल सकती हो। विवान की बात सुनकर कामिनी कुछ नहीं बोलती है और सिर्फ विवान को देखती रहती है। कामिनी के अंदर का सारा डर और घबराहट अचानक गायब हो जाता है। कामिनी अचानक बोली, इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई नहीं आया जिसके लिए आप गिफ्ट खरीदे। विवाह हल्की से ना में सर हिलाती है। विवान का जवाब सुनकर कामन को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। अपने आप ही कामिनी के फेस पर स्माइल आ जाती है। कामिनी आगे बोलिए, अगर तोहफा दे ही दिया है तो खोलकर भी बता दीजिए कि इसमें क्या है। कामिनी की बात सुनकर दीवान बॉक्स बोलता है। उसमें खूबसूरत सा डायमंड पेंडेंट होता है जिसमें दोनों के नाम का फर्स्ट लेटर बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ होता है। कामिनी को यह पेंडेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। कामिनी स्माइली फेस देखकर विवान को अच्छा लगता है। कामिनी विवान को देखकर बोली, गिफ्ट लेकर आए तो पहला भी दो। कामिनी की बात सुनकर विवान पेंडेंट निकालकर उसे पहनाता है। विवान की उंगलियां कामिनी के गले पर टच होती हैं, उसका बदन से सिहर जाती है। हमको भी टच करते ही अपनी बॉडी में अलग सा सेंसेशन महसूस होता है। विवान कामिनी का थका हुआ चेहरा देखकर बोला, आपको कपड़े चेंज कर लेनी चाहिए, इतने भारी लहंगा और ज्वेलरी की वजह से आप थक गई होंगी। यह सुनकर कामिनी विवान को देखती है। कामिनी को लगा कि विवान उसकी तारीफ करेगा, पर विवान की बात सुनकर कामिनी अफसोस से हाँ में सर हिलाती है। विवान की बात सुनने के बाद कामिनी चेंज करने के लिए बेड पर से नीचे जैसे ही नीचे उतरती है, कामिनी का पैर उसके लहंगे में फंस जाता है और मुंह के बल गिरने वाली होती तभी विवान तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर खींचता है तो कामिनी उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों के होठों टच हो जाते हैं।
दोनों के होंठ टच होती ही अपने आप ही कामिनी की आंखें बंद हो जाती है और विवान की आंखों बड़ी हो जाती हैं। विवान को कामिनी का टच बहकाने लगता है, पर जब कामिनी की बंद आंखों देखा तो उसके अंदर के आग के ओर भड़का देता है। विवान धीरे से हाथ कामिनी के कमर में डालकर धीरे धीरे होठों को चूसने लगता है। विवान का किस करना कामिनी को भी अच्छा लग रहा है। कामिनी विवान की शेरवानी पर पकड़ कश्ती जाती है। विवान बहुत देर तक कामिनी को किस करता है। जब उसे महसूस होता है कि कामिनी को सांसें मेरी तकलीफ हो रही है तो वह कामिनी के होठों को छोड़ता है। कामिनी की आंखें बंद की हुई होती है। विवान कामिनी की बंद आंखों देखकर उसके माथे पर किस करके कामिनी को आंखें खोलने के लिए बोलता है। विवान की बातें सुनकर कामिनी अपनी आंखें खोलकर जैसे ही विवान का चेहरा देखती है तो शर्म से अपनी पलकें नीचे कर देती है। कामिनी की नीची पलकें देखकर विवान कामिनी से बोला, आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैंने यह सब जान के नहीं किया, बस मुझसे वह हो गया। हेलो एवरीवन, अब आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि क्या विवान और कामिनी की रिश्ते की शुरुआत अभी से ही होनी चाहिए या फिर दोनों एक दूसरे को अच्छी तरह से जान ले उसके बाद। CH95 अनसमी हेलो रीडर्स, सबसे क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या मेरी स्टोरी इतनी बुरी है? मैंने यह क्वेश्चन लास्ट टाइम भी पूछा था पर किसी ने मुझे इसका आंसर नहीं दिया। मैं वापस से यह क्वेश्चन पूछ रही हूँ। यह स्टोरी को ना कोई ज्यादा लाइक करता है, ना ज्यादा कमेंट आती है, ना इसे शेयर करते हैं, जिस वजह से मेरी स्टोरी की रेटिंग बहुत ही ज्यादा लोग होती जा रही है। मेरे आप लोगों से यह सवाल करने का सिर्फ एक ही रीजन है, अगर यह स्टोरी आप लोग को इतनी ही बुरी लग रही है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझे जवाब दे। अगर मेरे कमेंट बॉक्स में 10 से कम कमेंट आए तो मैं यह स्टोरी लिखना बंद कर दूंगी। मैंने यह स्टोरी को टाइम देने के लिए पहली स्टोरी को होल्ड पर रखा है, जिससे मेरी मैनेजर भी मुझसे ना खुश है। तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं कि मेरी स्टोरी अच्छी लगती है कि नहीं और मैं मेरी पहली स्टोरी पर कंसंट्रेट कर सकूं। मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि मेरी इतनी मेहनत से लिखी स्टोरी को इतना कम रिस्पांस मिल रहा है। मैं तो आज स्टोरी को अपडेट भी नहीं करना चाहती थी। ये ऐप एक सिस्टम है, जब तक 1000 वर्ड नहीं लिख लेते तब तक अपडेट नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैंने चैप्टर रिपीट करके बस थोड़ा सा ही लिखा है, क्योंकि अब बस मुझे आप सबसे जवाब ही जानना था। आप सबके आंसर पर ही मैं आगे की स्टोरी लिखीगी। कमरे के अंदर विवान जब कमरे के अंदर जाता है, दीवान अपने बेड पर बैठी कामिनी को दरवाजे पर खड़े होकर देखा है। विवान कामिनी के पास जाता है और उसके सामने बैठकर कामिनी को देखता रहता है। इस तरह विवान को देखता पाकर कामिनी और भी ज्यादा नर्वस होने लगती है। विवान कामिनी का घूंघट उठाता है। कामिनी का प्यारा चेहरा देखकर विवान के होठों पर स्माइल आ जाती है। झुकी पलकें, गुलाबी गाल। विवान कामिनी के हथेली को अपने हाथों में लेते हुए, मुझे पता है हमारी शादी बहुत ही जल्दी हो गई और हमें एक दूसरे को जानने मौका तक नहीं मिला। मुझे पता है अभी तुम घबराई हुई है, पर डोंट वरी, जब तक हम एक दूसरे को अच्छे से जान नहीं देते, दूसरे पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर लेते, तब तक मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगा जिससे तुम्हें तकलीफ हो। विवान की बात सुनकर कामिनी अपनी पलकें उठाकर से देखती है। दोनों की नजरें टकराती है। कामिनी धीरे से थैंक यू बोलती है। अभी विवान ने शेरवानी के पॉकेट से बॉक्स निकालकर कामिनी की तरह बढ़ाता है। कामिनी बॉक्स देखकर विवान को देखती है। कामिनी को देखता हुआ देखकर बोला, वैसे तो मुझे यह बात नहीं बतानी चाहिए, पर मुझे झूठ बोलना नहीं पसंद, इसलिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि यह गिफ्ट मैंने नहीं खरीदना है। विवान की बात सुनने के बाद कामिनी उसे देखती है। विवान कामिनी के देखती है तो विवाह बोला, मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। माँ ने मुझे बोला था कि मैं आपके लिए एक अच्छा सा गिफ्ट खरीद लूँ और मैंने बहुत सोचा और गिफ्ट शॉप और ज्वेलरी शोरूम में भी गया, पर मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं आपको क्या दूं, इसलिए मैं आपके लिए कोई गिफ्ट नहीं खरीद पाए। एक्सप्लेनेशन देने के बाद विवान कामिनी को देखता है। ऐसा कामिनी को देखता हुआ था पाकर विवान बोला, अगर तुम चाहो तो मुझे कमरे से बाहर निकाल सकती हो। विवान की बात सुनकर कामिनी कुछ नहीं बोलती है और सिर्फ विवान को देखती रहती है। कामिनी के अंदर का सारा डर और घबराहट अचानक गायब हो जाता है। कामिनी अचानक बोली, इसका मतलब आपकी लाइफ में कोई नहीं आया जिसके लिए आप गिफ्ट खरीदे? विवाह हल्की से ना में सर हिलाती है। विवान का जवाब सुनकर कामन को बहुत ही ज्यादा खुशी महसूस होती है। अपने आप ही कामिनी के फेस पर स्माइल आ जाती है। कामिनी आगे बोलिए, अगर तोहफा दे ही दिया है तो खोलकर भी बता दीजिए कि इसमें क्या है। कामिनी की बात सुनकर दीवान बॉक्स बोलता है। उसमें खूबसूरत सा डायमंड पेंडेंट होता है जिसमें दोनों के नाम का फर्स्ट लेटर बहुत ही खूबसूरती से लिखा हुआ होता है। कामिनी को यह पेंडेंट बहुत ही ज्यादा पसंद आता है। कामिनी स्माइली फेस देखकर विवान को अच्छा लगता है। कामिनी विवान को देखकर बोली, गिफ्ट लेकर आए तो पहला भी दो। कामिनी की बात सुनकर विवान पेंडेंट निकालकर उसे पहनाता है। विवान की उंगलियां कामिनी के गले पर टच होती हैं, उसका बदन से सिहर जाती है। हमको भी टच करते ही अपनी बॉडी में अलग सा सेंसेशन महसूस होता है। विवान कामिनी का थका हुआ चेहरा देखकर बोला, आपको कपड़े चेंज कर लेनी चाहिए, इतने भारी लहंगा और ज्वेलरी की वजह से आप थक गई होंगी। यह सुनकर कामिनी विवान को देखती है। कामिनी को लगा कि विवान उसकी तारीफ करेगा, पर विवान की बात सुनकर कामिनी अफसोस से हाँ में सर हिलाती है।
विवान की बात सुनने के बाद कामिनी चेंज करने के लिए बेड पर से नीचे जैसे ही नीचे उतरती है, कामिनी का पैर उसके लहंगे में फंस जाता है और मुंह के बल गिरने वाली होती तभी विवान तुरंत ही उसका हाथ पकड़कर खींचता है तो कामिनी उसके ऊपर गिर जाती है। दोनों के होठों टच हो जाते हैं। दोनों के होंठ टच होती ही अपने आप ही कामिनी की आंखें बंद हो जाती है और विवान की आंखों बड़ी हो जाती हैं। विवान को कामिनी का टच बहकाने लगता है, पर जब कामिनी की बंद आंखों देखा तो उसके अंदर के आग के ओर भड़का देता है। विवान धीरे से हाथ कामिनी के कमर में डालकर धीरे धीरे होठों को चूसने लगता है। विवान का किस करना कामिनी को भी अच्छा लग रहा है। कामिनी विवान की शेरवानी पर पकड़ कश्ती जाती है। विवान बहुत देर तक कामिनी को किस करता है। जब उसे महसूस होता है कि कामिनी को सांसें मेरी तकलीफ हो रही है तो वह कामिनी के होठों को छोड़ता है। कामिनी की आंखें बंद की हुई होती है। विवान कामिनी की बंद आंखों देखकर उसके माथे पर किस करके कामिनी को आंखें खोलने के लिए बोलता है। विवान की बातें सुनकर कामिनी अपनी आंखें खोलकर जैसे ही विवान का चेहरा देखती है तो शर्म से अपनी पलकें नीचे कर देती है। कामिनी की नीची पलकें देखकर विवान कामिनी से बोला, आई एम सॉरी, अगर आपको बुरा लगा हो तो मैंने यह सब जान के नहीं किया, बस मुझसे वह हो गया। यह बोलकर विवान तुरंत ही बाथरूम चला जाता है। कामिनी बस विवान को ही देखती ही रह जाती है। विवान की हरकत देखकर कामिनी स्माइल कर देती है। कामिनी बैठे बैठे ही अपने ज्वेलरी उतारने लगती है। ज्वेलरी उतारने के बाद कामिनी ज्वेलरी को देखकर बोली, इतनी सारी ज्वेलरी पहन के तो मेरे शरीर के हर हिस्से में दर्द होने लगा है। बाथरूम के अंदर विवान शावर के नीचे खड़ा होकर खुद को कोस रहा होता है। दीवान मन में बोला, खुद ने ही बोला था कि उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं करेगा, मेरे बारे में क्या सोच रही होगी। तभी उसने दरवाजा खटखटाने की आवाज सुनाई देती है। कामिनी कब से विवान के बाथरूम से निकलने का वेट करती है। विवान को बाथरूम से निकलता ना देखकर कामिनी दरवाजा खटखटाती है। जब अंदर से कोई आवाज नहीं आती है तो कामिनी बोली, प्लीज जल्दी निकलोगे, मुझे भी चेंज करना है। जवाब ना पाकर कामिनी फिर से दरवाजा खटखटाने के लिए हाथ ऊंचा करती है तो बाथरूम का दरवाजा खुलता है। सामने विवान खड़ा होता है। विवान बाथरूम से बाहर आता है तो कामिनी बाथरूम के अंदर घुस जाती है। कुछ ही देर बाद चेंज करके वह बाहर आती है तो देखती है कि विवान आराम से बैठ कर लेटा हुआ है। वह भी बैठ कर दूसरे कोने में जाकर लेट जाती है। नीचे गेस्ट रूम में प्रिया अजय के बाहों में सर रखकर लेट होती है। प्रिया को जागता देख अजय बोला, क्या हुआ मैडम, आपको नींद नहीं आ रही है। अजय की बात सुनकर प्रिया बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कामिनी को कौन किडनैप करना चाहता था। प्रिया आगे बोली, जब मैं कमरे में वापस लौटी तो देखा कि एक लड़की सेम कामिनी जैसे ही जोड़ा पहने हुए थी। उसे देखकर इतना तो समझ में आया कि वो कामिनी की जगह लेना चाहती थीं, पर सवाल यह है कि क्यों। यह बोलकर प्रिया ने अजय की तरफ देखा। थैंक यू CH96। कम मेहनत और साया, आप सभी यह चैप्टर पढ़कर खुश मत होएगा। मैंने यह चैप्टर आप लोगों के लिए अपडेट किया है, मेरी मजबूरी है क्योंकि मेरी स्टोरी बेनिफिट प्रोग्राम में सिलेक्ट हो चुकी है और मुझे रोज एक चैप्टर अपडेट करना ही पड़ेगा। मैंने कल मैम को मैसेज किया था कि मैं स्टोरी अब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी, पर उन्होंने मुझे साफ इनकार कर दिया कि मैं यह स्टोरी को बंद नहीं कर सकती हूँ, इसलिए मैंने चैप्टर अपडेट किया है। प्रिया आगे बोली, जब मैं कमरे में वापस लौटी तो देखा कि एक लड़की सेम कामिनी जैसे ही जोड़ा पहने हुए थी। उसे देखकर इतना तो समझ में आया कि वो कामिनी की जगह लेना चाहती थीं, पर सवाल यह है कि क्यों। यह बोलकर प्रिया ने अजय की तरफ देखा। अजय प्रिया अपनी तरफ देखता पाकर जवाब में बोला, मुझे क्या पता मैडम के कोई आपकी फ्रेंड की जगह क्यों लेना चाहता है। यह सुनकर प्रिया अपनी आंखें छोटी करके अजय देखते हुए बोली, क्या सच में तुम्हें नहीं पता। अजय ना में सर हिलाती है। CH97। पूजा और न्यूज पंकज जी आगे बोले, तुम्हें पता तो है कि उस कॉरिडोर में विहान का कमरा है, वहां पर कोई आता जाता नहीं, शायद तुम अपनी ही परछाई देखकर डर गई होगी। यह सुनकर शकुंतला जी बोली, तुम्हें क्या लगता है मैं डरपोक हूं जो अपनी परछाई देखकर डर जाऊंगी। मैंने सच में वहां पर देखा था, वहां पर कोई था। जब अब तो मेरी बात का यकीन नहीं करते हो तो मैं क्या करूं। यह बोलकर शकुंतला जी नीचे बैठकर कांच के टुकड़े उठाने लगती है। सारे कांच के टुकड़े उठाने के बाद शकुंतला जी एक बार फिर अलटकर कॉरिडोर की तरफ देखती है, तब उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है। शकुंतला जी मन में बोली, सच में मुझे वहम तो नहीं हुआ क्या, सच में मैं अपनी परछाई से ही डर गई। यह बोलकर शकुंतला जी कॉरिडोर के थोड़ा और आगे जाती है और अच्छे से हर एक जगह देती है, पर उन्हें वहां पर कुछ नहीं मिलता है। तो शकुंतला जी मन में बोली, सच में मैं अपनी परछाई से ही डर गई। शकुंतला जी अपने चेहरे पर हाथ रखकर मन में बोली, लगता है मुझे मेरी ब्यूटी स्लिप लेनी ही पड़ेगी, शायद इतने दिन मैं सही से सोए नहीं इसलिए मुझे भी वहम होने लगा है। यह सोचकर शकुंतला जी पंकज जी के साथ कमरे में चली जाती है। शकुंतला जी और पंकज जी के जाते ही पिलर पीछे से अजय बाहर निकलकर गेस्ट रूम में वापस चला जाता है। अगली सुबह सुबह सवेरे शेखावत विला में आरती और घंटी की आवाज गूंज रही होती है। इसे सुनकर सबसे पहले अनुराधा जी की आंख खुलती है, क्योंकि दिन की शुरुआत अनुराधा जी आरती से ही करती हैं, पर आज पहली बार उसके उठने से पहले ही शेखावत विला आरती की आवाज गूंज रही होती है।
अनुराधा जी कमरे से निकलकर मंदिर की तरफ आकर देखती है तो अनुराधा जी अपने पति देवेंद्र शेखावत की परछाई नजर आती है। जब देवेंद्र शेखावत जिंदा थे तब शेखावत बिला में हर सुबह सबसे पहले आरती वही किया करते थे। सामने खड़े हुए इंसान को देखकर एक पल अनुराधा जी को ऐसा लगा कि उसके पति वापस लौट आए। वह अपने कदम बढ़ाकर मंदिर की ओर गई तो देखा कि अजय मगन होकर आरती कर रहा है। अनुराधा जी चुपचाप पीछे खड़ी होकर उसकी आरती सुनती हैं। आरती खत्म होने के बाद अजय आरती की थाल मंदिर में रखने के बाद जैस पड़ता है तो सामने अनुराधा जी को खड़ा पाता है। अजय अनुराधा जी को देखकर तुरंत ही झुककर आशीर्वाद लेता है। अनुराधा जी उसके सर पर हाथ रखकर उसे आशीर्वाद देती हैं। जैसे अनुराधा जी अजय के सर पर हाथ रखते हैं, अजय अपनी आंखें बंद करके अनुराधा जी के स्पर्श को महसूस करता है। आशीर्वाद लेने के बाद अजय अनुराधा जी को देखकर बोला, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी सुबह सवेरे आरती करने की आदत है और मैं बिना आरती करे रह नहीं सकता, इसलिए मैं आपकी इजाजत के बिना ही आपके घर में आरती कर दी। अजय की बात सुनकर अनुराधा जी कुछ नहीं बोली और अपने कमरे में चली गई। पता नहीं क्यों नहीं अजय में अपने पति देवेंद्र जी की परछाई दिखाएं। अजय अनुराधा जी को जाता देखकर कुछ नहीं बोला, बस अपने सर पर हाथ फेरकर अनुराधा जी के स्पर्श को महसूस किया। आरती करने के बाद अजय भी गेस्ट रूम चला गया। विवान का कमरा, विवान की आंख भी आरती की आवाज से खुल तो गई थी पर कामिनी विवान अपना फेवरेट टेडी बेयर समझकर उसके शरीर पर अपना पूरा कब्जा जमाए बहुत ही सुकून की नींद सो रही होती है, जिस वजह से विवान हिल भी नहीं पा रहा था। विवान को समझ ही नहीं आता है कि वह किस तरह कामिनी को जगाए। विवान कामिनी के हाथों को अपने चेस्ट से हटाने की कोशिश करता है पर कामिनी और ज्यादा कस के पकड़कर बोली, माँ मैंने कितनी बार बोला है उतनी सुबह मुझे जगाने के लिए मत आया करें। जो काम आपको मुझसे करवाना हो वह 8 बजे के बाद मैं करूंगी, अभी मुझे सोने दो। अगर उसके पहले मुझे जगाने की कोशिश की तो मैं पूरा दिन आपका एक भी काम नहीं करूंगी और न ही आपको सुकून से बैठने दूंगी। अगर आप अपने पूरे दिन की सुकून चाहती है तो मुझे सोने दो। यह बोलकर कामिनी विवान के छाती में अपना मुंह रगड़ती है और फिर से सो जाती है। कामिनी की बात सुनकर विवान को समझ ही नहीं आता है कि वह उसकी बात पर क्या रिएक्ट करें। तभी विवान का फोन रिंग होता है। विवान बड़े ही मुश्किल से अपने फोन को साइड टेबल पर से उठाता है और देखता है तो उस पर उसके मैनेजर का नंबर फ्लैश हो रहा होता है। मैनेजर का नाम देखकर विवान घड़ी में टाइम देखता है तो सुबह की 6 बज रहे होते हैं। विवान जैसे ही कॉल रिसीव करता है, मैनेजर हड़बड़ाई हुई आवाज में बोला, सर मैंने आपको एक वीडियो भेजा है, प्लीज चेक करें। विवान कामिनी को अपने बाहों में सोता देखकर धीरे आवाज में बोला, जो बोलना है साफ साफ बोलो। मैनेजर डरते हुए बोला, सर प्लीज आप खुद ही वीडियो देखिए। यह सुनकर विवान कुछ नहीं बोला और फोन कट कर दिया। विवान कामिनी के हाथ और पैर को बहुत ही मुश्किल से अपने ऊपर से हटाया और बालकनी में जाकर वीडियो ऑन किया तो वीडियो देखकर उसका फेस पीला पड़ गया। विवान तुरंत ही मैनेजर को कॉल करके ऑलमोस्ट गुस्से में चिल्लाते हुए बोला, किसकी इतनी हिम्मत हो गई कि वह विवान शेखावत के खानदान की बेटी के बारे में बिना क्रॉस चेक किए हैं यह न्यूज चलाएं। मुझे अगले 10 मिनट में ही न्यूज हर एक न्यूज चैनल से गायब चाहिए। जो चैनल यह न्यूज दिखाने से इनकार करें वह न्यूज चैनल आधे घंटे के अंदर सिटी के किसी भी जगह दिखाने लायक ना बचे। यह सुनकर मैनेजर हड़बड़ाते हुए जी सर बोलकर फोन कट कर देता है। विवान गुस्से में तुरंत ही अपने टीम को कॉल करके यह न्यूज किसने मीडिया को सेंड किया यह पता करने के लिए बोलता है। थैंक यू CH99। मॉर्निंग पर्सन कामिनी अपना सर अगल बगल घुमाकर देखती है तो वह खुद को एक नए कमरे में पाती है, जिसे देखकर कामिनी को समझ नहीं आता है कि वह किसी और के कमरे में क्या कर रहे हैं। यह सोचकर कामिनी अपने खुले बालों को संभालते हुए धीरे धीरे नींद से बाहर आती है और उसे किसी लड़के की आवाज सुनाई देती है तो अपना सर उठाकर देखती है तो सामने विवान खड़ा होता है। विवान को सामने पाकर कामिनी की नींद पूरी तरह से खुल जाती है। विवान को सिर्फ टॉवल पहना देख कामिनी तुरंत ही अपनी आंखें बंद करके बोली, तू तुम्हें शर्म नहीं आती इस तरह नंगे होकर कमरे में घूम रहे हो। विवान कामिनी की बात सुनकर तुरंत ही चेंज करने क्लोसेट एरिया में चला जाता है। कामिनी आपने यह क्या खोल कर देखती है तो वहां पर विवान को ना पाकर उसी दोनों खोलकर राहत की सांस लेती है। कामिनी कमरे को बहुत ही गौर से देखती है। विवान जब अपने कपड़े चेंज करके आता है तो देखता है कि कामिनी पूरे कमरे को बहुत ही गौर से देख रही है। कामिनी ने अभी भी नाइट सूट ही पहना हुआ है। विवान कामिनी को फोटो देखता हुआ देख उसके पीछे जाकर खड़ा हो जाता है। कामिनी बहुत ही गौर से दीवार पर लगी फोटो को देख रही होती है। कामिनी को बिल्कुल भी आभास नहीं होता है किसके पीछे कोई खड़ा है। कामिनी टेबल पर रखी विवान की फैमिली फोटो को उठाकर देखती है। विवान कामिनी के हाथ से फोटो फ्रेम लेते हुए फोटो के एक मेंबर पर उंगली फिंगरप्रिंट करके बोला, यह मेरे डैड, यह मॉम, यह मेरा छोटा भाई विहान और यह मेरी छोटी बहन रागिनी। यह बोलकर विवान फोटो वापस से उसकी जगह पर रख देता है। कामिनी विवान को देखकर बोली, आई एम सॉरी, मुझे बिना परमिशन के यह सब टच नहीं करना चाहिए। कामिनी की बात सुनकर विवान बोला, कोई बात नहीं, तुम जब इस घर का हिस्सा हो तुम्हें इस घर के हर एक मेंबर के बारे में जानकारी होना बहुत जरूरी है।
विवान बगल में रखी हुई फोटो को उठाकर बड़े प्यार से उसके सहलाते हुए बोला, अगर अभी बिहान और डैड यहाँ पर होती तो अभी पूरे घर में बम और रॉकेट की आवाज गूंज रही होती। यह बोलकर विवान कामिनी की तरफ देखकर छोटी सी स्माइल देते हुए बोला, विहान के होते हुए भी तुम इस तरह यहाँ का खड़ी नहीं होती, बल्कि पूरे घर में वह तुम्हें घुमा घुमा कर एक फैमिली मेंबर से मिला रहा होता। विवानी बोलते हुए चुप हो जाता है। कामिनी उसकी आंखों में उदासी अच्छी तरह देख सकती थी। कामिनी को पता नहीं क्या सूची वह विवान का पीठ सहलाने लगी। पीठ सहलाती हुए कामिनी बोली, आप जितने शांत आपका छोटा भाई उतना ही नटखट था। यह सुनकर विवान स्माइल करते हुए कामिनी को प्यार भरी नजरों से देखने लगा। विवान की इंटेंस नजर खुद पर पाकर कामिनी शर्मा जाती है और अपनी नजरें नीची कर ली थी। विवान कामिनी के 2 कदम और नजदीक आकर टिस करते हुए बोला, वैसे आपको अभी थोड़ी देर और सोना चाहिए, क्योंकि मैं जहां तक आपको जान पाया हूं आप 9 बजे से पहले नहीं उठना पसंद करती है। अगर आपको कोई जगाने की कोशिश करें तो आप उसका पूरे दिन का सुकून बर्बाद कर देती हो। प्लीज आप थोड़ी देर और सो जाएं, क्योंकि मुझे अपना आज का पूरा दिन बहुत ही ज्यादा अच्छा बिताना है। विवान अपनी बात खत्म करके अपने होंठ पर छोटी सी स्माइल लाकर कामिनी को गौर से देखता है। विवान की बात सुनकर कामिनी सकपका जाती है। अपनी नजरें ऊंची करके विवान को देखती है। अपने बचाव में बोली, ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं तो सुबह बहुत ही जल्दी उठ जाती हूं। आपको जिसने भी यह खबर दी है बिल्कुल गलत खबर दी है। आई एम टोटली, मुझे सुबह जल्दी उठना बहुत ही ज्यादा पसंद है। कामिनी की बात सुनकर विवान अपनी हंसी छुपाते हुए सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। यह बोलकर कामिनी तुरंत ही बाथरूम में घुस जाती है। कामिनी बाथरूम में घुसते ही दरवाजा से टेक लगाकर सर पकड़कर बोली, पहले दिन ही मैंने नई नवेली दुल्हन गलत इंप्रेशन डाल दिया, वह मेरे बारे में क्या सोचता होगा। यह बोलकर कामिनी तुरंत ही शावर के नीचे खड़ी हो जाती है। विवान बाथरूम का दरवाजा देखकर स्माइल करते हुए फोन निकालकर मैनेजर को कॉल करता है तो मैनेजर जवाब देता है, सर सारे न्यूज चैनल ने तो हमारी बात मान ली, पर 2 न्यूज चैनल सच्चाई का आलाप रहे हैं। मैनेजर की बात सुनकर विवान के माथे पर बल पड़ जाता है। उसके फेस की स्माइल गायब हो जाती है, आंखों सर्द हो जाती है। विवाह मैनेजर से बोला, 20 मिनट में मैं ऑफिस पहुंच रहा हूं, मेरे पहुंचने से पहले वह दोनों वहां होनी चाहिए। यह बोलकर विवान कमरे से निकल जाता है। गेस्ट रूम अजय आराम से बेड पर लेटकर प्रिया के बालों को सहलाते हुए एयरपोर्ट्स कान में लगाकर बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ से रणविजय बोला, और सर हमने वीडियो के हर एक एंगल को चेक किया है, यह वीडियो मॉडिफाई या फिर फेक नहीं है। रणविजय आगे बोलते हुए चुप हो जाता है। रणविजय बात बदलते हुए बोला, यह वीडियो में लड़के का फेस ब्लर है, जिस वजह से हम लड़के के चेहरे को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अजय बहुत ही शांत भाव से पूछा, मीडिया? रणविजय जवाब में आगे बोला, हमारे एक्शन लेने से पहले ही सारे न्यूज चैनल ने ब्रॉडकास्ट स्टॉप कर दिया गया, पर अभी भी 2 चैनल है जो कंटिन्यू वीडियो फुटेज ब्रेकिंग न्यूज पर ही रख रहे हैं। रणविजय की बात सुनकर अजय कुछ पल शांत रहता है, उसके बाद बोला, मुझे सारी डिटेल्स कल तक मिल जानी चाहिए और यह वीडियो सोशल मीडिया से इस तरह गायब हो जाना चाहिए जैसे कभी अपलोड ही नहीं हुआ था, और मुझे दोनों न्यूज चैनल से ऑनर के बारे में सारी डिटेल चाहिए। यह बोलकर अजय फोन कट कर देता है। विवान शेखावत विला से ऑफिस के लिए निकल ही रहा होता है, तभी रागिनी पीछे से आकर रोकते हुए बोली, भाई आप इतनी सुबह सवेरे कहां चले, भाभी को अकेला छोड़कर। रागिनी ने अभी एलवी का ब्लैक कलर का जॉगिंग ट्रैक पहना हुआ है, इतनी खरीदी माथे पर हल्का पसीना चमक रहा है। विवान रागिनी को देखकर बोला, कुछ नहीं, बस ऑफिस में छोटा सा काम है, उसे ही फिनिश करने जा रहा हूं, कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर रागिनी बोली, भैया अगर मां को पता चला कि आप आज भी ऑफिस गई तो वह बहुत नाराज हो जाएंगे। आपको अगर यह काम बहुत जरूरी है तो मुझे बता दीजिए, मैं फिनिश कर देती हूं। रागिनी का प्यारा और मासूम फेस देखकर विवान उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, लाडो यह काम सिर्फ मुझसे ही हो सकता है, इसलिए तुम्हें बताकर कोई फायदा नहीं और तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। यह बोलकर विवान आगे बढ़ने वाला होता है, इतने में उसका फोन रिंग होता है। विवान पॉकेट से फोन निकालकर देखता है तो मैनेजर का नाम शो कर रहा होता है, तो विवान तुरंत ही फोन रिसीव करता है तो उधर से मैनेजर विशाल खुश होते हुए बोला, सर दोनों चैनल वालों ने ब्रॉडकास्ट रोक दिया है और माफीनामा भी जारी किया है। विवान को मैनेजर की बात सुनकर बोला, थोड़ा सा अजीब लगा, पर फेस पर कुछ सो न करते हुए बोला, सारे न्यूज चैनल वालों को मिठाई जरूर भिजवा देना और उन्हें यह भी अच्छे से समझा देना, कुछ भी करने से पहले अच्छे से एक बार सोच और समझ कर करें, क्योंकि अभी तो समझाया है पर ऐसा हर बार नहीं होगा। थैंक यू CH100। विहान ही है। हेलो एवरीवन, मेरी बेटे की तबीयत अभी बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, इसके लिए मैं कुछ दिन बड़ा चैप्टर अपलोड नहीं कर पाऊंगी और अभी थोड़ा छोटा चैप्टर ही अपलोड कर रही हूं। मैं बहुत ही ज्यादा रिक्वेस्ट कर रही हूं, अगर आप लोग को मेरे चैप्टर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज कमेंट ना करें तो चलेगा, पर प्लीज शेयर और लाइक जरूर करें। गेस्ट रूम अजय आराम से बेड पर लेटकर प्रिया के बालों को सहलाते हुए एयरपोर्ट्स कान में लगाकर बात कर रहा होता है। दूसरी तरफ से रणविजय बोला, और सर हमने वीडियो के हर एक एंगल को चेक किया है, यह वीडियो मॉडिफाई या फिर फेक नहीं है। रणविजय आगे बोलते हुए चुप हो जाता है। रणविजय बात बदलते हुए बोला, यह वीडियो में लड़के का फेस ब्लर है,
जिस वजह से हम लड़के के चेहरे को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं। अजय बहुत ही शांत भाव से पूछा मीडिया। रणविजय जवाब में आगे बोला, हमारे एक्शन लेने से पहले ही सारे न्यूज चैनल ने ब्रॉडकास्ट स्टॉप कर दिया गया, पर अभी भी 2 चैनल है जो कंटिन्यू वीडियो फुटेज ब्रेकिंग न्यूज पर ही रख रहे हैं। रणविजय की बात सुनकर अजय कुछ पल शांत रहता है, उसके बाद बोला, मुझे सारी डिटेल्स कल तक मिल जानी चाहिए और यह वीडियो सोशल मीडिया से इस तरह गायब हो जाना चाहिए जैसे कभी अपलोड ही नहीं हुआ था, और मुझे दोनों न्यूज चैनल से ऑनर के बारे में सारी डिटेल चाहिए। यह बोलकर अजय फोन कट कर देता है। विवान शेखावत विला से ऑफिस के लिए निकल ही रहा होता है, तभी रागिनी पीछे से आकर रोकते हुए बोली, भाई आप इतनी सुबह सवेरे कहाँ चले? भाभी को अकेला छोड़कर। रागिनी ने अभी एलवी का ब्लैक कलर का जॉगिंग ट्रैक पहना हुआ है, इतनी खरीदी हम माथे पर हल्का पसीना चमक रहा है। विवान रागिनी को देखकर बोला, कुछ नहीं, बस ऑफिस में छोटा सा काम है, उसे ही फिनिश करने जा रहा हूं, कुछ ही देर में वापस आ जाऊंगा। यह सुनकर रागिनी बोली, भैया अगर मां को पता चला कि आप आज भी ऑफिस गई तो वह बहुत नाराज हो जाएंगे। आपको अगर यह काम बहुत जरूरी है तो मुझे बता दीजिए, मैं फिनिश कर देती हूं। रागिनी का प्यारा और मासूम फेस देखकर विवान उसके गालों को थपथपाते हुए बोला, लाडो यह काम सिर्फ मुझसे ही हो सकता है, इसलिए तुम्हें बताकर कोई फायदा नहीं और तुम चिंता मत करो, मैं बहुत जल्दी वापस आ जाऊंगा। यह बोलकर विवान आगे बढ़ने वाला होता है, इतने में उसका फोन रिंग होता है। विवान पॉकेट से फोन निकालकर देखता है तो मैनेजर का नाम शो कर रहा होता है, तो विवान तुरंत ही फोन रिसीव करता है तो उधर से मैनेजर विशाल खुश होते हुए बोला, सर दोनों चैनल वालों ने ब्रॉडकास्ट रोक दिया है और माफीनामा भी जारी किया है। विवान को मैनेजर की बात सुनकर बोला, थोड़ा सा अजीब लगा, पर फेस पर कुछ सो न करते हुए बोला, सारे न्यूज चैनल वालों को मिठाई जरूर भिजवा देना और उन्हें यह भी अच्छे से समझा देना, कुछ भी करने से पहले अच्छे से एक बार सोच और समझ कर करें, क्योंकि अभी तो समझाया है पर ऐसा हर बार नहीं होगा। यह बोलकर विवान कॉल कट कर देता है और रागिनी को देखकर बोला, मेरा काम हो गया है लाडो, मैं कहीं भी नहीं जा रहा हूं अब खुश। विवान की बात सुनकर रागिनी हंसकर हाँ में सर हिलाती है, फिर दोनों घर के अंदर चले जाते हैं। रागिनी फ्रेश होने के लिए और चेंज करने के लिए अपने कमरे में चली जाती है। विवान कमरे में न जाकर अपने स्टडी रूम में जाकर किसी को कॉल लगाकर यह पता करने के लिए बोलता है कि दोनों चैनलों की लालची सीईओ ने किस तरह बिना किसी डिमांड या फिर अपने प्रॉफिट के टेलीकास्ट को स्टॉप और माफीनामा भी जारी किया है। विवान का नेचर बहुत ही शांत और अहिंसावादी है, तब तक किसी के नुकसान पहुंचाना पसंद नहीं करता जब तक उसे यह महसूस ना हो कि बातचीत से काम अब नहीं होने वाला है। पर कहते हैं अगर जंगल में सरवाइव करना हो तो शिकार तो करना ही पड़ता है। वैसे ही अगर शेखावत एम्पायर को नंबर 1 पर रखना हो तो अपने शांत और अहिंसावादी विचारों को साइड में रखकर अपने दुश्मनों की है विचार पर कड़ी नजर रखनी जरूरी होती है, क्योंकि शिकार करने से पहले शिकारी की हर एक चाल पर नजर रखना बहुत जरूरी होती है। उससे बात करने के बाद विवान हॉस्पिटल फोन लगाकर बिहान के स्टेटस के बारे में डॉक्टर से पूछता है। डॉक्टर जवाब देते हुए बोला, सर आपके कहने पर हमने सेकंड टाइम पेशेंट हेयर और सलाइवा के डीएनए टेस्ट करवाए और हमने पेशेंट के अंगूठी के फिंगरप्रिंट की स्कैनिंग भी करवाई और उसका भी डीएनए टेस्ट करवाया, सबकी रिजल्ट 99.9% ही आया है। हम अब यह कह सकते हैं कि यह मिस्टर विहान शेखावत ही है। डॉक्टर आगे बताते हुए बोले, हमने पेशेंट की लाइव डिटेक्टिव टेस्ट भी करवाया, इसमें हमें यह पता चला है कि पेशेंट कोमा में जाने से पहले वाली जिंदगी बिल्कुल भूल चुका है। यह बोलकर डॉक्टर चुप हो जाता है। विवान डॉक्टर खुराना की बात सुनकर 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है। 2 मिनट बाद विवान डॉक्टर खुराना से बोला, क्या ऐसा हो सकता है कि प्लास्टिक सर्जरी करने से डीएनए टेस्ट पर भी कोई असर होता हो, या फिर हम प्लास्टिक सर्जरी के द्वारा कोई अपनी स्किन भी चेंज करा सकते हैं, जिस वजह से अगर डीएनए टेस्ट वगैरह जैसी कोई भी रिपोर्ट्स कर आए तो वह ऐसा कुछ संभव है? डॉक्टर खुराना विवान की बात सुनकर बोले, सर हम प्लास्टिक सर्जरी से अपने फेस बॉडी चेंज कर सकते, अपनी पर्सनालिटी चेंज कर सकते हैं, पर कोई भी अपने डीएनए सेल्स को चेंज नहीं करवा सकते हैं। डॉक्टर खुराना की बात सुनकर विवान बोला, ठीक है, मैं बहुत जल्द मैं आपसे मिलने के लिए आऊंगा। यह बोलकर विवान फोन रख देता है। विवान थोड़ी देर अपने स्टडी रूम में ही बैठकर डॉक्टर की बातों को सोचने लगता है। क्या सच में झूठ लड़का अभी हॉस्पिटल में एडमिट है उसका सगा भाई विहान ही है? अगर यह लड़का विहान है तो जल्द से जल्द उसे मां के सामने भी लाना होगा। यह सोचते सोचते विवान सर में दर्द होने लगता है। अपने सर पर उंगली फेरते हुए विवान से निकल जाता है। CH 101 रसम और कुटाई। विवान थोड़ी देर अपने स्टडी रूम में ही बैठकर डॉक्टर की बातों को सोचने लगता है। क्या सच में झूठ लड़का अभी हॉस्पिटल में एडमिट है उसका सगा भाई विहान ही है? अगर यह लड़का विहान है तो जल्द से जल्द उसे मां के सामने भी लाना होगा। यह सोचते सोचते विवान सर में दर्द होने लगता है। अपने सर पर उंगली फेरते हुए विवान से निकल जाता है। विवान जब अपने कमरे जाता है, दरवाजे पर से खड़ा होकर अंदर का नजारा देख के दंग रह जाता है। गीला तौलिया सोफे पर फेंका हुआ है, बेड पर साड़ी की दुकान लगी हुई है, साइड टेबल पर सारी ज्वेलरी फैली हुई और कामिनी मजे से आईने के सामने खड़ी होकर तैयार हो रही है, जिसे देखकर रहा विवान के माथे पर बल पड़ जाते हैं। विवान एक सफाई पसंद इंसान है जिसे अपना कपड़ा, कमरा दोनों पर एक भी दाग बर्दाश्त नहीं।
जब विवान कमरे के अंदर आता है, अपना कोट हैंगर में है करने के बाद कामिनी को देखकर शिकायत भूल जाता है। कामिनी ने सिल्क बनारसी साड़ी पहनी है जिसमें गोल्डन कलर का जरी वर्क होता है। कामिनी ने बहुत ही लाइट मेकअप और रेड कलर की लिपस्टिक बीच मांग करके पूरी मांग में बहुत सारा सिंदूर भरा है। गले में बड़ा सा मंगलसूत्र और उस मंगलसूत्र के ऊपर छोटा सा पेंडेंट जो विवान ने रात को पहनाया था। कामिनी जैसे जैसे अपने हाथों और पैर को हिला रही होती है, वैसे वैसे चूड़ियां और पायल की आवाज पूरे कमरे में गूंज रही होती है, जिसे सुनते ही विवान अपनी आंखें बंद कर लेता है। विवान बस एकटक बस कामिनी को देख ही रहा होता है। कामिनी खूबसूरती उसे उतना मजबूर कर देती है कि वह अपने कमरे का हाल भूल जाता है। कामिनी मिरर से विवान को देखती है, इंटेंसली देखता पाकर शर्मा जाती है। कामिनी विवान के पास आकर पूछी, मैं कैसी लग रही हूं? विवान बेख्याली में बोल जाता है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत। दीवान के मुंह से अपनी तारीफ सुनकर कामिनी के गालों पर ब्लश का जरूरत ही नहीं पड़ती है, उसके गाल खुद बखुद टमाटर की तरह लाल हो जाते हैं। कितनी ही देर दोनों एक दूसरे की आंखों में खोया हुआ होते हैं। अचानक दरवाजे हर दस्तक होती है और दोनों एक साथ दरवाजे पर जाती है। विवान जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने पीहू, रागिनी, पायल खड़ी होती है। तीनों बहनें एक साथ गुड मॉर्निंग बोलती हैं। रागिनी विवान को देखकर पूछी, भाई मां पूछ रही है कि आप नाश्ता अपने कमरे में करिएगा या फिर हमारे साथ नीचे? दीवान स्माइल करते हुए जवाब नहीं बोला, हम सबके साथ नीचे हॉल में ही नाश्ता करेंगे। यह सुनकर पायल बोली थी कि आपने जल्दी से नीचे आ जाइए, सब आपका वेट कर रहे हैं। यह बोलकर तीनों चले जाते हैं। विवान एक बार फिर अपनी कमरे को देखकर आह भरता है। कामिनी को देखकर बोला, हमेशा नीचे नाश्ते के लिए बुला देना। यह सुनकर कामिनी तुरंत ही सर पर पल्लू लेती है और विवान के साथ कमरे से निकल जाती है। नीचे डाइनिंग टेबल रूम में सब लोगों विवान और कामिनी आने का वेट कर रहे होते हैं। विवान, कामिनी, अजय और प्रिया एक साथ ही डाइनिंग एरिया में एंटर होते हैं। अजय ने बेबी पिंक कलर की शर्ट पहनी है और ब्लू जीन्स। प्रिया ने व्हाइट कुर्ता, उसके ऊपर बेबी ब्लू कलर की फ्लावर प्रिंटेड श्रग कैरी किया है। विवान और कामिनी अनुराधा जी के पास आकर उनके पैर छूते हैं। अजय भी अनुराधा जी के पास आता है और उनका पैर छूता है, जिसे देखकर सब चौंक जाते हैं। अजय सबको देखकर एक्सप्लेन करता हुआ बोला, क्या ना सुबह से मेरे पैर छूने की मेरी आदत सी हो गई है। मैं हमेशा मेरे ससुर जी के पैर छुए कर ही अपने दिन की शुरुआत करता था, अब मुझे आदत सी हो गई है किसी बड़े को देखकर उनके पैर छूने की। यह बोलकर अजय एक बड़ी सी स्माइल अपने फेस पर लाता है। अजय की बात सुनकर शकुंतला जी बोली, फिर तो तुम्हें जोड़े में ही आशीर्वाद लेना चाहिए था। अजय प्रिया का हाथ पकड़कर बोला, क्या है कि मेरी पत्नी प्रेग्नेंट है और डॉक्टर ने उसे अभी झुकने के लिए मना किया है। डोंट वरी, मैंने अपने साथ उसके लिए और अपने होने वाले बच्चे के लिए भी आशीर्वाद ले लिया है। अजय की बात सुनकर प्रिया शर्म से लाल हो जाती है। प्रिया मन में बोली, हर जगह ढिंढोरा पीटना जरूरी है। शकुंतला जी अजय की बात सुनकर हंसते हुए बोली, तुम्हारी यह मीठी बातें मुझे बहुत पसंद है। शकुंतला जी आगे बोलिए, अच्छी चलो जल्दी नाश्ता कर लो, पंडित जी सी के आने से पहले तैयारी भी करनी है। यह सुनकर दीवाना राजा एक साथ प्रिया और कामिनी के लिए जेंटलमैन की तरह कुर्सी आगे करते हैं। यह देखकर कामिनी तुरंत ही कुर्सी पर बैठ जाती है। विवन उसके बगल में बैठा जाता है। अजय प्रिया के बगल में बैठने वाला होता है, तभी विवान उसे रुकते हुए बोला, सॉरी मिस्टर शर्मा, पर वह कुर्सी मेरे छोटे भाई बिहान की है और उस पर उसके अलावा कोई भी नहीं बैठ सकता। यह सुनते ही अजय ओके बोलकर प्रिया के लेफ्ट साइड वाली कुर्सी पर जाकर बैठ जाता है। नौकर सबको नाश्ता फरिश्ते हैं। सब नाश्ता फिनिश करने के बाद अनुराधा जी और शकुंतला जी पूजा की तैयारी करने लगते हैं। विवन और कामिनी चुपचाप हॉल में सोफा पर बैठे हुए उनके काम में पूरे घर को बहुत ही गौर से देख रही होती है। सारे भाई बहन कामिनी को बहुत गौर से देखते होते हैं। प्रिया अजय को देखकर धीरे आवाज में बोली, अब हमें चलना चाहिए। यह सुनकर अजय हमें सर हिलकर विवान के सामने जाकर खड़ा होकर बोला, मिस्टर शेखावत, थैंक यू सो मच, आपने हमें अपने घर में रुकने दिया, अब हम जाने की इजाजत चाहते हैं। यह सुनते ही कामिनी बोली, थोड़ी देर और रुक जाओ, पूजा के बाद चले जाना। पता नहीं क्यों पर विवान को कामिनी का रोकना पसंद नहीं आया। विवान कामिनी की बात सुनकर बोला, अगर यह जाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, वैसे भी इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है, आराम की सख्त जरूरत है और पूजा फिनिश होने में तो बहुत टाइम लग जाएगा। विवान शेख हैंड के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाकर बोला, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा मिस्टर शर्मा, आई होप हमारी मुलाकात जल्द हो। अजय विवान से हैंड शेक करते हुए बोला, मिस्टर शेखावत, हम जरूर और बहुत जल्द मिलेंगे। प्रिया कामिनी से मिलने के बाद प्रिया और अजय शेखावत विला से चले जाते हैं। कामिनी प्रिया खोजता देखकर उदास हो जाती है। अनुराधा जी और शकुंतला जी सारी प्रिपरेशन कंप्लीट करते हैं। तभी एक नौकर आकर बोला कि मालकिन पंडित जी आ गए हैं। अनुराधा जी विवान को बोली वह पूजा में आकर बैठ जाए। अजय और प्रिया को न देखकर अनुराधा जी पूछती है कि बोलो कहाँ गए थे। विवान जवाब में बोला कि मिस्टर शर्मा को बहुत जरूरी काम था इसलिए वह चले गए। मैंने उन्हें रोकने की कोशिश की पर उन्होंने बोला कि उन्हें बहुत ज्यादा जरूरी काम है, वरना वह रुक जाते। कामिनी चौकर विवान की बातें सुन रही होती है। उसने कभी नहीं सोचा था कि बिना पलकें झपकाए सफेद झूठ बोले, उसने तो एक बार रोकने की कोशिश भी नहीं की।
विवान की बात सुनकर अनुराधा जी सिर्फ हाँ में सर हिलाकर विवान और कामिनी को पूजा में बैठने के लिए बोलती है। पंडित जी मंत्र उच्चारण शुरू करती है। करीबन 2 घंटे बाद पूजा खत्म होती है और सारे भाई बहन जोश में अंगूठी ढूंढने की रस्म की तैयारी करने लगते हैं। सारी तैयारी हो जाने के बाद दोनों को आमने सामने बैठाया जाता है। शकुंतला जी बॉक्स में से अंगूठी निकालकर दूध में अच्छे से मिक्स करती है। उसके बाद दोनों 5 मिनट की मशक्कत के बाद आखिर कामिनी अंगूठी ढूंढकर जीत जाती है। यह देखकर सारे भाई बहन निराश होते हुए बोले, अब तो भैया पर सिर्फ और सिर्फ भाभी का ही राज चलेगा, हमारा तो अभी से ही पत्ता कट गया। यह सुनकर वहां पर बैठी पंकज जी, मोहन जी, परिनिधि, अनुराधा जी और शकुंतला जी सब हंस देते हैं। रस्म होने के बाद अनुराधा जी कामिनी को घर के सारे लोग से पर्सनली इंटरव्यूज करवाती है। शुरुआत होती है सबसे पहले देव शेखावत और विहान शेखावत से, उसके बाद शकुंतला जी, पंकज जी, परिनीति और मोहन जी से इंटरव्यूज करवाती है। उसके बाद अनुराधा जी घर के सारे नौकरी से कामिनी की मुलाकात करवाती है। सारे नौकर काम नहीं खोए के गुलाब का फूल देते हुए वेलकम बोलते हैं, जिसे देखकर कामिनी को बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है। पूजा, रेशम और मुलाकात करते करते पता ही नहीं चलता है कब सुबह खत्म होकर दोपहर का आगमन जाता है। सबसे मिलवाने के बाद अनुराधा जी और शकुंतला जी कामिनी को कमरे तक लाकर आराम करने के लिए बोलती हैं। शकुंतला जी आगे बोलती है, तुम थोड़ी देर आराम कर लो, कुछ देर बाद जया एक नौकर को तुम्हारी हेल्प के लिए भेज दूंगी जो तुम्हें कबाड़ सेट करने में हेल्प करे। यह सुनकर कामिनी थैंक यू बोलती है। दोनों स्माइल करके कामिनी को उसके कमरे के साथ छोड़कर चले जाते हैं। दूसरी तरफ हॉस्पिटल के 2 वार्ड में 2 बहुत ही जख्मी पेशेंट एडमिट होते हैं, जिन्हें बहुत ही बेदर्दी से टूटा पीटा और निचोड़ा गया है। उन्हें देखकर किसी के दिल में भी उनके लिए दया भावना जाग सकती है। नर्स उनकी मरहम पट्टी करते हुए धीरे से बोली, किसने ने कुत्तों की तरह को पीटा है? बेड पर पड़ा पेशेंट नर्स की बात सुनकर गुस्से में बोला, क्या बोला तूने? नर्स प्रोफेशनल स्माइल करते हुए बोली, सर मैं यह बोल रही हूं कि आपको पानी से और बाहर की धूल मिट्टी की हवा से अभी बचकर रहना होगा, वरना आपके घाव में इन्फेक्शन फैल सकता है। यह दोनों पेशेंट कोई और नहीं, वही 2 न्यूज चैनल के सीईओ होते हैं, जिन्होंने पहले इंकर कर दिया था रागिनी के फुटेज को स्टॉप करने के लिए। स्टॉप न करने की वजह से विचारों की यह हाल हो गई है। बेचारे यह जानते हैं कि किसके हाथों से पीटे हैं, पर इनके अंदर अब इतनी हिम्मत नहीं कि उसका नाम ले और ज्यादा अपनी खिदमत करवाएं, इसलिए विचारे मस मारकर हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए हैं। दूसरी तरफ से शेखावत फैमिली का दुश्मन एक और प्लान फेल होने की वजह से बिल्कुल खुले सांड की तरह बौखलाया हुआ है और अपने हॉल में पड़े सारे सामानों को जमीन में पटककर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। वह आदमी गुस्से में अपने मैनेजर का कॉलर पकड़कर बोला, तूने तो बोला था कि यह लेहन फेल नहीं होगा, तो फिर यह अपने आप ही इंटरनेट से किस तरह गायब हो गया और सारे न्यूज चैनल ने किस तरह टेलीकास्ट बंद कर दिया? मैनेजर कांपते हुए बोला, सर विमान शेखावत ने सारे मीडिया चैनल को 100 करोड़ के ऑफर करता। जिस मीडिया चैनल ने ऑफर लेने से इनकार कर दिया, विमान शेखावत ने उसकी कंपनी ही खरीद ली और जो अभी तक हमारे साथ खड़े थे वह बहुत ही मारा और वह भी हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सुनकर वह आदमी गुस्से में एक लात मारते हुए बोला, सब के सब साले निकम्मे हो, तुम्हें क्या लगता है यह सबसे दीवान जैसा कमजोर और अहिंसावादी मोरल पर चलने वाला इंसान यह सब नहीं कर सकता है? यह काम किसने किया है? मुझे उसकी जानकारी चाहिए। मैनेजर अपने पेट पर हाथ रखकर दर्द से कहराते हुए खड़ा होकर बोला, हमने सारी जानकारी निकाल लिए, एक काम विमान शेखावत नहीं किया है। मिस्टर शेखावत अपनी फैमिली और कंपनी बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। यह सुनकर वह आदमी गुस्से में आग बबूला होकर अपने मैनेजर की सर पर फ्लावर वास फोड़ देता है, जिससे मैनेजर वहीं पर बेहोश हो जाता है। वह आदमी अपने मैनेजर को मरता छोड़कर वहां से चला जाता है। थैंक यू सो मच मेरी स्टोरी पढ़ने के लिए, और प्लीज मेरी स्टोरी को शेयर करें जिससे और लोग मेरी स्टोरी पढ़ पाए और मेरी स्टोरी टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट या फिर पॉपुलर लिस्ट में शामिल हो। CH 102 डी चमड़ी। दूसरी तरफ से शेखावत फैमिली का दुश्मन एक और प्लान फेल होने की वजह से बिल्कुल खुले सांड की तरह बौखलाया हुआ है और अपने हॉल में पड़े सारे सामानों को जमीन में पटककर अपना गुस्सा निकाल रहा होता है। वह आदमी गुस्से में अपने मैनेजर का कॉलर पकड़कर बोला, तूने तो बोला था कि यह लेहन फेल नहीं होगा, तो फिर यह अपने आप ही इंटरनेट से किस तरह गायब हो गया और सारे न्यूज चैनल ने किस तरह टेलीकास्ट बंद कर दिया? मैनेजर कांपते हुए बोला, सर विमान शेखावत ने सारे मीडिया चैनल को 100 करोड़ के ऑफर करता। जिस मीडिया चैनल ने ऑफर लेने से इनकार कर दिया, विमान शेखावत ने उसकी कंपनी ही खरीद ली और जो अभी तक हमारे साथ खड़े थे वह बहुत ही मारा और वह भी हॉस्पिटल में एडमिट है। यह सुनकर वह आदमी गुस्से में एक लात मारते हुए बोला, सब के सब साले निकम्मे हो, तुम्हें क्या लगता है यह सबसे दीवान जैसा कमजोर और अहिंसावादी मोरल पर चलने वाला इंसान यह सब नहीं कर सकता है? यह काम किसने किया है? मुझे उसकी जानकारी चाहिए। मैनेजर अपने पेट पर हाथ रखकर दर्द से कहराते हुए खड़ा होकर बोला, हमने सारी जानकारी निकाल लिए, एक काम विमान शेखावत नहीं किया है। मिस्टर शेखावत अपनी फैमिली और कंपनी बचाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार रहते हैं। यह सुनकर वह आदमी गुस्से में आग बबूला होकर अपने मैनेजर की सर पर फ्लावर वास फोड़ देता है, जिससे मैनेजर वहीं पर बेहोश हो जाता है। वह आदमी अपने मैनेजर को मरता छोड़कर वहां से चला जाता है।
अजय और प्रिया घर आ जाते हैं। शादी की भाग दौड़ में प्रिया ज्यादा थक चुकी होती है, इसलिए अजय उसे आराम करने के लिए बोलकर होटल के लिए निकल जाता है। अजय होटल पहुंचकर अपने कामों में बिजी हो जाता है। तभी ऑफिस के दरवाजा खोलकर संजय, अभिजीत और रणविजय अंदर आते हैं। संजय कुर्सी पर बैठ जाता है, अभिजीत और रणविजय खड़े रहते हैं। अजय अपनी फाइल बंद करके नजर उठाकर तीनों को देखते हैं तो रणविजय फाइल आगे करते हुए बोला, आपने जो पता करने के लिए बोला हमने पता लगा लिया है। यह सुनकर अजय कुछ नहीं बोला तो रणविजय आगे बोलते हुए बोला है, यह 2 मीडिया चैनल एक इंसान की है, उसका नाम है सुरेंद्र झा। सुरेंद्र झा के बहुत सारे इनलीगल बंदे हैं, जैसी दारू की ठेके, बड़े बड़े पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन के लिए लड़कियों का अरेंजमेंट करना, ब्लैक मनी को कमीशन लेकर वाइट करना और बहुत सारे। अजय ज्यादा कुछ ना रिएक्ट करते हुए बोला, इसे शेखावत इंडस्ट्रीज से क्या तकलीफ है। इस बात पर अभिजीत बोला, हमने अपने सोर्सेज से पता लगाया है कि एक वक्त में सुरेंद्र झा मिस्टर देव शेखावत के साथ शेखावत इंडस्ट्रीज में पैसा लगाना चाहती थी, पर जो मिस्टर देव शेखावत को यह बात पता चली कि यह पैसा लीगल तरीके से नहीं कमाया गया तो मिस्टर शेखावत ने उनके साथ इन्वेस्ट करने से मना कर दिया। उस वक्त सुरेंद्र झा ने गुस्से में मिस्टर शेखावत को कई बार जान से मारने की कोशिश भी करें। मिस्टर शेखावत ने इनलीगल ना कुछ करते हुए उन पर कानूनी कार्रवाई की और अपने उनके पीछे लगाकर उनके कारनामों का कच्चा चिट्ठा पुलिस को और उनके इनलीगल प्रॉपर्टी के बारे में इनकम टैक्स को जानकारी दी, जिस वजह से सुरेंद्र झा को सब बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ और उसकी कंपनी के स्टॉक गिरे, जिस वजह से वह बैंक करप्ट होने की कगार पर आ गया था। अभिजीत आगे बोला, जो वह झा की मीडिया कंपनी बैंक करप्ट हो रही थी तो अचानक किसी ने उसकी हेल्प की। यह बात हम अभी तक पता नहीं लगा पा रहे हैं कि उसकी मदद किसने की। जब मिस्टर शेखावत और आपका एक्सीडेंट हुआ तब इस झा ने अपनी दुश्मनी निकालते हुए उन पर बहुत सारे इल्जाम लगाए और उन्हें भगोड़ा करार भी साबित कर दिया था। यह सुनते ही अजय की आंखें गुस्से से लाल हो जाती है और वह अपनी मुट्ठी कस के बंद कर लेता है। किससे हुई नजरों से अभिजीत और रणविजय को देखता है, जिससे दोनों डर जाते हैं। रणविजय डरते हुए अभिजीत की बात को कंटिन्यू करता है। रणविजय आगे बोला, अभी जो फुटेज सारे न्यूज चैनल में वायरल हुई, यह फुटेज झा के सर्वर से ही सबको सेंड किया गया था। रणविजय आगे बोला, जब हम उसे उसके घर से लेने गए तो हमें पता चला कि पहले से ही किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। करीबन 2 घंटे बाद में पता चला कि वह और उसका दूसरे चैनल का CEO बहुत ही बुरी हालत में शहर के सबसे बड़े डंपिंग एरिया में पाया गया। सरकारी हॉस्पिटल में किसी ने फोन करके यह जानकारी दी। यह सुनकर अजय कुछ भी नहीं बोलता है। अजय को ऐसा शांत देखकर संजय बोला, हमने चतुर्वेदी फैमिली को बहुत ही कूटा पर साले डीड चमड़ी कुछ भी उगलने के लिए तैयार ही नहीं है। जब हमने उनके बारे में पता करा तो हमें पता चला कि 15 साल पहले अंकल के साथ इतना बड़ा धोखा इसी चतुर्वेदी ने किया था। इसने ही फाइल की अदला बदली की और सारा पैसा अलग अलग इंडस्ट्रीज के नाम से गपत कर लिया और इल्जाम देव अंकल पर लगाया। संजय के बोला, इतने साल हो गए पर हमने अभी तक इस बार यह पता नहीं लगा पाए कि एक्सीडेंट कराने वाला है तो आखिर है कौन। जिसने गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया वह तो उसी टाइम ही मर गया था। हमने उसके फैमिली मेंबर से आस पड़ोस सबसे पूछताछ की, उसने एक ही बात बोला कि एक्सीडेंट होने के 1 महीना पहले ही वह घर छोड़कर चला गया था। उसके बाद उन्हें को सीधा उसकी मौत की खबर मिली। अजय सब बात बहुत ही शांत भाव से सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद अजय दोनों को देखकर बोला, और कुछ कोई न्यू खबर। तभी रणविजय बोला, हाँ बोस, वो जो लड़का मिस्टर शेखावत को मिला वो सच में उनका छोटा भाई विहान शेखावत ही है। मिस्टर शेखावत ने हर एक टेस्ट कराया, सब में 99.9% आया है। रणविजय आगे बोला, आपके कहने पर हमने भी सारे सैंपल को फिर से टेस्ट किया था, उसका रिजल्ट भी सेम ही आया और यह सारे टेस्ट तमन्ना की निगरानी में हुए, जिससे गलती का कोई भी सवाल ही नहीं उठता है। और हमें है भी पता चला है कि विहान शेखावत एक्सीडेंट की वजह से अपनी याददाश्त खो चुका है। अभिजीत और रणविजय सारी जानकारी देने के बाद एक दूसरे को देखकर लंबी सांस लेते हैं। थैंक यू CH 103 गुनाहों की सजा टीना ठक्कर, थैंक यू सो मच कमेंट करके अपनी राय देने के लिए। मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छा लगा कि आपने मुझे स्टोरी को इतनी लगाव से पढ़ा और आगे स्टोरी पढ़ेंगे वैसे वैसे आपको स्टोरी के बारे में और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा। P.R.S थैंक यू सो मच रोज कमेंट करके मेरा प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए। थैंक यू सो मच प्रीति और प्रीत शर्मा और बाकी सब जिसने मेरी पिछली अपडेट्स पर कमेंट किया और मेरा प्रोत्साहन बढ़ाया। रणविजय आगे बोला, जब हम उसे उसके घर से लेने गए तो हमें पता चला कि पहले से ही किसी ने उसे किडनैप कर लिया है। करीबन 2 घंटे बाद में पता चला कि वह और उसका दूसरे चैनल का CEO बहुत ही बुरी हालत में शहर के सबसे बड़े डंपिंग एरिया में पाया गया। सरकारी हॉस्पिटल में किसी ने फोन करके यह जानकारी दी। यह सुनकर अजय कुछ भी नहीं बोलता है। अजय को ऐसा शांत देखकर संजय बोला, हमने चतुर्वेदी फैमिली को बहुत ही कूटा पर साले डीड चमड़ी कुछ भी उगलने के लिए तैयार ही नहीं है। जब हमने उनके बारे में पता करा तो हमें पता चला कि 15 साल पहले अंकल के साथ इतना बड़ा धोखा इसी चतुर्वेदी ने किया था। इसने ही फाइल की अदला बदली की और सारा पैसा अलग अलग इंडस्ट्रीज के नाम से गपत कर लिया और इल्जाम देव अंकल पर लगाया।
संजय के बोला इतने साल हो गए पर हमने अभी तक इस बार यह पता नहीं लगा पाए कि एक्सीडेंट कराने वाला है तो आखिर है कौन। जिसने गाड़ी का एक्सीडेंट करवाया वह तो उसी टाइम ही मर गया था। हमने उसके फैमिली मेंबर से आस पड़ोस सबसे पूछताछ की, उसने एक ही बात बोला कि एक्सीडेंट होने के 1 महीना पहले ही वह घर छोड़कर चला गया था। उसके बाद उन्हें को सीधा उसकी मौत की खबर मिली। अजय सब बात बहुत ही शांत भाव से सुन रहा होता है। थोड़ी देर बाद अजय दोनों को देखकर बोला और कुछ कोई न्यू खबर। तभी रणविजय बोला हाँ बोस, वो जो लड़का मिस्टर शेखावत को मिला वो सच में उनका छोटा भाई विहान शेखावत ही है। मिस्टर शेखावत ने हर एक टेस्ट कराया, सब में 99.9% आया है। रणविजय आगे बोला आपके कहने पर हमने भी सारे सैंपल को फिर से टेस्ट किया था, उसका रिजल्ट भी सेम ही आया और यह सारे टेस्ट तमन्ना की निगरानी में हुए जिससे गलती का कोई भी सवाल ही नहीं उठता है। और हमें है भी पता चला है कि विहान शेखावत एक्सीडेंट की वजह से अपनी याददाश्त खो चुका है। अभिजीत और रणविजय सारी जानकारी देने के बाद एक दूसरे को देखकर लंबी सांस लेते हैं। अजय रणविजय और अभिजीत से सारी बात सुनने के बाद ठीक बोलकर जाने का इशारा करता है तो रणविजय और अभिजीत ऑफिस से निकल जाते हैं। दोनों के ऑफिस से निकलने के बाद संजय अजय को देखकर पूछा विजय का क्या करना है? पिछले 3 महीने से वह हमारे पास है। साले की किस्मत इतनी खराब है कि उसके माँ बाप भी उसे ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है। यह सुनकर अजय बोला जब कुत्ता पागल हो जाता है तब उसे लोग अपने घर से दूर ही रखते हैं ताकि उसके घर वाले सुरक्षित रह सके। अजय की गोल गोल बात सुनकर संजय पूछा तो तेरे कहने का यह मतलब है कि इसे परमानेंट की शांत कर दिया जाए? यह सुनकर अजय बोला उसे इसके घर के दरवाजे पर फेंक दो और सारी इन्फॉर्मेशन इसके फैमिली मेंबर्स को दे दो। बाकी सक्सेना फैमिली बहुत ही समझदार है, वह कुछ ना कुछ कर ही लेगी। अजय की बात सुनते ही संजय अजय की तरफ थम्स अप दिखाते हुए आगे बोला अभी शर्मा इंडस्ट्रीज टॉप 20 में से 15 पर आ चुकी है और कितना उन्हें नीचे लाना है? संजय की बात सुनकर अजय बोला इतना कि जब वह नीचे की गिरे में समझने का मौका न मिले। अचानक उसके साथ हुआ क्या? शर्मा फैमिली की एक एक इंसान में प्रिया के गुनहगार हैं। उनकी वजह से मेरी प्रिया अभी इस हाल में है। मैं ऐसी सजा दूंगा क्योंकि आने वाली 7 पुश्ते भी जम लेने से डरेंगे। अजय की बात सुनकर संजय उसे एक नजर देखकर बोला डोंट वरी, ऐसी सजा देंगे उनके आने वाली 7 पुश्ते भी जम देने से डरगी। सुधांशु क्या करने हैं? वह हर दिन किसी न किसी कारण से हमारे आदमियों पर हमला कर रहा है। साले ने नाक में दम करके रखा है। उसकी जानकारी निकालना थोड़ी मुश्किल रही पर जब हमने पता करा तब पता चला कि अगर हम उसके भाई को नहीं मारते तो वह खुद ही मार देता क्योंकि वह उससे नफरत करता था। उस सुधांशु को अंडरवर्ल्ड का किंग बनने का बहुत ही शौक है, इसलिए उसने उसके बाप को भी जान से मार दे जब उसे पता चला कि उसका बाप उस नहीं उसके भाई को अपनी गद्दी देने वाला है। अजय संजय की सारी बात सुनकर बस इतना बोला अपने सारे आदमियों को वेकेशन पर भेज दो, कोई भी इंडिया में दिखना नहीं चाहिए क्योंकि अभी मेरा बिल्कुल मूड नहीं है सुधांशु से थोड़ा सा भी झड़प मोल लेने की। 1 घंटे में सब मुझे क्लब में चाहिए। संजय ठीक है बोलकर ऑफिस से चला जाता है। अजय अपने काम में लग जाता है। दूसरी तरफ शेखावत फैमिली कामिनी आश्चर्यचकित होकर विवान की क्लोजेट एरिया को देख रही होती है। कामिनी एक गाल पर अपना हाथ रखिए घूम घूम कर पूरी क्लोजेट को देखते हुए बोलिए तो मेरे कमरे से भी ज्यादा बड़ा है। जब कामिनी की नजर विवान के सेक्शन में जाती है तो विवान की खबरें देखकर काम नहीं सोचती है क्या यह आदमी सिर्फ व्हाइट कलर के शर्ट पहनता है, क्योंकि विवान के एरिया में सारे व्हाइट कलर के शर्ट, ब्लू ब्लैक 3 पीस कोट और पेंट ही होते हैं और ब्लैक जिम सूट्स होते हैं। बाकी कोई भी और कलर का नामो निशान नहीं होता है। यह देखकर कामिनी मन में सोची क्या इसे कलर से एलर्जी जो सिर्फ व्हाइट और ब्लैक ही पहनता है या फिर पूरा दिन जीवरा बने रहना पसंद है। यह बोलकर फिर अपने क्लोसेट एरिया को देखकर कामिनी खुश होते हुए बोली कपड़ों का सेक्शन कितना कलरफुल लग रहा है, बिल्कुल रैम्बो की तरह इसमें सारे कलर मौजूद हैं। यह बोलकर कामिनी अपने दुख कमर पर दोनों हाथ रखते हुए बहुत ही सुकून से अपने कबर्ड को देख रही होती है। विवान बहुत देर से दरवाजे पर खड़ा होकर कामिनी की को देख रहा होता है। कामिनी की बातें, उसके एक्सप्रेशन बहुत ही गौर से देखता है पर जब विवान की नजर कामिनी के कमर पर जाती है तो वहीं पर अटक के रह जाती है क्योंकि कामिनी ने अपना साड़ी का पल्लू और कमर में खुश हुआ होता है जिससे उसकी कमर दिख रही होती है। न चाहते हुए भी विवान बस उसकी कमर को ही देखता रहता है। थैंक यू फॉर कमेंट्स CH104 परफेक्ट शॉट मारा। विवान बहुत देर से दरवाजे पर खड़ा होकर कामिनी की को देख रहा होता है। कामिनी की बातें, उसके एक्सप्रेशन बहुत ही गौर से देखता है पर जब विवान की नजर कामिनी के कमर पर जाती है तो वहीं पर अटक के रह जाती है क्योंकि कामिनी ने अपना साड़ी का पल्लू और कमर में खोशी हुआ होता है जिससे उसकी दूध जैसी गौरी कमर दिख रही होती है। न चाहते हुए भी विवान बस उसकी कमर को ही देखता रहता है। कामिनी जब अपनी बकबक पूरी करके पलटी तो सामने विवान को देखकर ठिठक गए। कामिनी भी विवान को देखने लगी। कामिनी 5 मिनट तक हीरोइन को देख ही रही होती है पर उसकी नजरें खुद ना पाता देखकर जब उसकी नजरों की डायरेक्शन को फॉलो करती है तो वह शर्माते हुए अपने साड़ी को ठीक करने लगती है। उसकी गोरे गोरे गाल टमाटर लाल हो जाते हैं।
कामिन विवान के थोड़ा नजदीक आपका पूछती है कि आपको कुछ चाहिए। विवान अभी भी कामिनी को एकटक देख रहा होता है। जनक विवान की फोन की घंटी बजती है और विवान अपने सेंस में वापस आता है। पॉकेट से फोन निकालकर उस पर नाम देखता है तो बिना कुछ बोले ही कमरे से निकल जाता है। विवान को कमरे से अचानक चले जाने पर कामिनी को समझ ही नहीं आता है कि वह क्या रिएक्ट करें। स्टडी रूम में जाकर विवान कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से आदमी बोला, सर हमने पता लगा लिया है कि सुरेश झा और उसके पार्टनर पर हमला हुआ है और वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। सुरेश झा और उसके पार्टनर बॉडी दिल्ली के सबसे बड़े डंपिंग एरिया में मिली की थी। उनके सर पर छूट है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और उनके हाथ में भी फ्रैक्चर है। विवाना सामने वाले आदमी की बात सुनकर उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। विवाश बहुत ही शांत भाव से पूछता है, तुमने पता किया यह सब किसने किया? विवान का सवाल सुनकर सामने वाला आदमी 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है। करने वाला आदमी बोलता है, सर मैंने आपको वीडियो और सारी डिटेल शेयर कर दिया, प्लीज आप चेक कर लीजिए। यह सुनकर विवान बिना कुछ कहे फोन कट कर देता है और अपना लैपटॉप निकालकर इन्फॉर्मेशन देखने लगता है। फॉर्मेशन में एक वीडियो भी अटैच होती है। वह वीडियो ओपन करता है तो जिस इंसान ने सुरेश को किडनैप किया उसे देखकर चौंक जाता है। विवान पूरा वीडियो खत्म होते ही विवान स्टडी रूम से निकलकर रागिनी के कमरे के सामने खड़ा तो कर उसका दरवाजा खटखटाता है। रागिनी का दरवाजा खुला देखकर विवान अंदर जाता है तो देखता है कि रागिनी आराम से बैठकर बुक पढ़ रही है। दीवान रागिन को देखकर गुस्से में, पूजा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन लिए इतना बड़ा कदम उठाने की? विवान की आवाज सुनकर अचानक से रागिनी अपना सर उठाकर विवान को देखकर आदमी पूछी, मैंने क्या किया भाई? यह सुनते ही विवान रागिनी की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया क्या? सुनते ही विवान अपनी रागिनी अपनी बुक बंकर के दुकान के सामने खड़ी होकर बोली, आपने इतनी जल्दी पता भी लगा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि मैंने यह काम किया? वह बहुत लीचर किस्म का इंसान था, आपके मानने से भी वह अपना फैसला चेंज नहीं करता, इसलिए थोड़ा एक्शन सीन कर लिया उसके साथ। रागिनी स्माइल करते हुए बोली, आपको मेरा शॉट कैसा लगा? बिल्कुल परफेक्ट मारा मैंने। वह तो एक ही शॉट में ही रोने लगा। आपको पता है बहुत दिनों बाद हाथ साफ करके मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। डोंट वरी, वह किसी के सामने बिल्कुल भी हमारे खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेगा। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने वह क्यों बोला, तो बस मैंने बोल दिया, वैसे तो उसमें कुछ भी सच नहीं है। सारी बातें बोलने के बाद रागिनी विवान की तरफ देखती है। विवान बहुत ही शांत भाव से रागिनी की बात सुन रहा होता है। रागिनी की बात पूरी होते ही विवान रागन का कान पकड़ते हुए बोला, अगर यह सब करना था तो मुझे बोल कर जाती, मैं कमलदीप को तुम्हारे साथ भेजता। अगर तुम्हें गलती से चोट लग जाती तो मैं मां को क्या जवाब देता? रागिनी अपना काम छोड़ने की कोशिश करते हुए बोली, भाई अगर आप इसी तरह मेरे कान पकड़े रहे तो मेरे कान के पर्दे जरूर मिल जाएंगे, छोड़ दो। और मैं कमलदीप को लेकर जाती तो वह मुझे सिर्फ एक कोने में खड़े रहने के लिए, वह मैं इतना अच्छा मौका मिस नहीं करना चाहती। और देखो मैं बिल्कुल सही सलामत यहाँ पर खड़ी हूं, ना मुझे कुछ हुआ और वह कमजोर इंसान मुझे क्या ही नुकसान पहुंचा था जो एक ही गोल्फ स्टिक से मार खाकर पागलों तरह खुद की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। रागिनी आगे बोली, इतने साल वह सब सीखने का क्या फायदा जब मैं अपने दुश्मनों को से मारी ना पाऊं? और रही बात आपको बताने की, तो मैं आगे अगर ऐसा कोई काम हुआ तो मैं आपको जरूर बता कर जाऊंगी। यह बोलकर रागिनी अपने फेस पर क्यूट एक्सप्रेशन लाकर विवान देखती है। बहन का प्यार और मासूम फेस देखकर विवान पिघल जाता है और रागिनी का काम छोड़ देता है। विवान रागिनी का कान प्यार से सहलाती हूं मैं बोला, आगे से तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी काम कराना हो तो कुलदीप या महावीर। कुलदीप और महावीर शेखावत फैमिली के बहुत पुराने बॉडीगार्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी पिछली 3 जनरेशन शेखावत फैमिली के लिए काम कर चुके हैं। विवान और बाकी मेंबर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, से ऑर्डर दे दिया करना वह कर दिया करेगा। यह सुनकर रागिनी मुंह बनाते हुए बोली, उन्हें बोलने से अच्छा मैं किराए के गुंडे हायर करके काम करवा लूंगी। वह दोनों मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे मैं कोई मोम की गुड़िया हूं जो कुछ भी काम करो या फिर कोई सामान को हाथ की लगाऊंगी तो टूट जाएगी। मुझे उन लोगों से कोई काम नहीं करवाना। यह सुनकर विवान स्माइल करते हुए रागिनी को गले लगा लेता है, प्यार से पीठ चलाते हैं। बोला, बेवकूफ लड़की, वह दोनों तुम्हारी और पायल पीहू केयर करते हैं, तुम्हें अपनी बहनों जैसा मांगते हैं। रागिनी गले लगते हुए विवान से बोली, भाई अभी आपको भाभी को गले लगाना चाहिए, मुझे नहीं। और यह सब मैंने आपके लिए ही किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपका मॉर्निंग रोमांस में कोई खलल पड़े और आपने कि मुझे डांट रहे हैं। रागिनी की बात सुनकर दीवानों से देखकर बोल, आजकल तुम ज्यादा बोलने लगी हो और यह सारा मामला जब तक साथ नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। विवान रागिनी के नाक को टच करते हुए बोला, समझी? रागिनी सर हिलाकर बोली, जी यस बॉस, मैं समझ गई, जब तक आप सब कुछ क्लियर नहीं कर लेते मैं घर से कहीं भी नहीं जाऊंगी, ठीक? रागिनी की बात सुनकर विवान स्माइल करते हुए सर सहलाता है और कमरे से चला जाता है। विवान के कमरे से जाते ही रागिनी के फेस से स्माइल गायब हो जाती है।
विवान जब अपने कमरे में वापस आता है तो वहां कामिनी को ना पाकर नीचे की तरफ जाता है। तभी उसे एक नौकर मिलता है। नौकर को देखकर पूछता है, तुमने कामिनी को देखा? नौकर विवान को देखकर धीरे आवाज में बोलता है, वह बड़ी मेरी साहब के कमरे में है। यह सुनकर विवान नौकर को जाने का इशारा करता है और अनुराधा जी के कमरे की तरफ चला जाता है। जब वह अनुराधा जी के कमरे के पास पहुंचता है तो देखता है कि कामिनी, अनुराधा जी और शकुंतला जी बैठकर सामान देख रहे होते हैं। विवान कमरे के अंदर जाता है। अनुराधा जी उसे देखकर खुश होते हुए अपने पास बुलाती है। विवान तो तुरंत ही अनुराधा जी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अनुराधा जी विवान को देखकर बोली, अच्छा हुआ आ गई, मैंने पूजा का सामान और विधि कामिनी समझा दिया है, तुम दोनों सिद्धिविनायक जाकर पूजा अच्छे संपन्न करना है। CH 105। बेचारा विवान बहुत देर से दरवाजे पर खड़ा होकर कामिनी की को देख रहा होता है। कामिनी की बातें, उसके एक्सप्रेशन बहुत ही गौर से देखता है, पर जब विवान की नजर कामिनी के कमर पर जाती है तो वहीं पर अटक के रह जाती है, क्योंकि कामिनी ने अपना साड़ी का पल्लू और कमर में खोशी हुआ होता है, जिससे उसकी दूध जैसी गौरी कमर दिख रही होती है। न चाहते हुए भी विवान बस उसकी कमर को ही देखता रहता है। कामिनी जब अपनी बकबक पूरी करके पलटी तो सामने विवान को देखकर ठिठक गए। कामिनी भी विवान को देखने लगी। कामिनी 5 मिनट तक हीरोइन को देख ही रही होती है, पर उसकी नजरें खुद ना पाता देखकर जब उसकी नजरों की डायरेक्शन को फॉलो करती है तो वह शर्माते हुए अपने साड़ी को ठीक करने लगती है। उसकी गोरे गोरे गाल टमाटर लाल हो जाते हैं। कामिन विवान के थोड़ा नजदीक आपका पूछती है कि आपको कुछ चाहिए। विवान अभी भी कामिनी को एकटक देख रहा होता है। जनक विवान की फोन की घंटी बजती है और विवान अपने सेंस में वापस आता है। पॉकेट से फोन निकालकर उस पर नाम देखता है तो बिना कुछ बोले ही कमरे से निकल जाता है। विवान को कमरे से अचानक चले जाने पर कामिनी को समझ ही नहीं आता है कि वह क्या रिएक्ट करें। स्टडी रूम में जाकर विवान कॉल रिसीव करता है। दूसरी तरफ से आदमी बोला, सर हमने पता लगा लिया है कि सुरेश झा और उसके पार्टनर पर हमला हुआ है और वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। सुरेश झा और उसके पार्टनर बॉडी दिल्ली के सबसे बड़े डंपिंग एरिया में मिली की थी। उनके सर पर छूट है, रीढ़ की हड्डी टूटी हुई है और उनके हाथ में भी फ्रैक्चर है। विवाना सामने वाले आदमी की बात सुनकर उसके फेस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं होता है। विवाश बहुत ही शांत भाव से पूछता है, तुमने पता किया यह सब किसने किया? विवान का सवाल सुनकर सामने वाला आदमी 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है। करने वाला आदमी बोलता है, सर मैंने आपको वीडियो और सारी डिटेल शेयर कर दिया, प्लीज आप चेक कर लीजिए। यह सुनकर विवान बिना कुछ कहे फोन कट कर देता है और अपना लैपटॉप निकालकर इन्फॉर्मेशन देखने लगता है। फॉर्मेशन में एक वीडियो भी अटैच होती है। वह वीडियो ओपन करता है तो जिस इंसान ने सुरेश को किडनैप किया उसे देखकर चौंक जाता है। विवान पूरा वीडियो खत्म होते ही विवान स्टडी रूम से निकलकर रागिनी के कमरे के सामने खड़ा तो कर उसका दरवाजा खटखटा था है। रागिनी का दरवाजा खुला देखकर विवान अंदर जाता है तो देखता है कि रागिनी आराम से बैठकर बुक पढ़ रही है। दीवान रागिन को देखकर गुस्से में, पूजा तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिना मेरी परमिशन लिए इतना बड़ा कदम उठाने की? विवान की आवाज सुनकर अचानक से रागिनी अपना सर उठाकर विवान को देखकर आदमी पूछी, मैंने क्या किया भाई? यह सुनते ही विवान रागिनी की आंखों में आंखें डालकर बोला, तुम्हें नहीं पता तुमने क्या किया क्या? सुनते ही विवान अपनी रागिनी अपनी बुक बंकर के दुकान के सामने खड़ी होकर बोली, आपने इतनी जल्दी पता भी लगा लिया, इसमें कौन सी बड़ी बात है कि मैंने यह काम किया? वह बहुत लीचर किस्म का इंसान था, आपके मानने से भी वह अपना फैसला चेंज नहीं करता, इसलिए थोड़ा एक्शन सीन कर लिया उसके साथ। रागिनी स्माइल करते हुए बोली, आपको मेरा शॉट कैसा लगा? बिल्कुल परफेक्ट मारा मैंने। वह तो एक ही शॉट में ही रोने लगा। आपको पता है बहुत दिनों बाद हाथ साफ करके मुझे बहुत हल्का महसूस हो रहा है। डोंट वरी, वह किसी के सामने बिल्कुल भी हमारे खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोलेगा। और आप सोच रहे होंगे कि मैंने वह क्यों बोला, तो बस मैंने बोल दिया, वैसे तो उसमें कुछ भी सच नहीं है। सारी बातें बोलने के बाद रागिनी विवान की तरफ देखती है। विवान बहुत ही शांत भाव से रागिनी की बात सुन रहा होता है। रागिनी की बात पूरी होते ही विवान रागन का कान पकड़ते हुए बोला, अगर यह सब करना था तो मुझे बोल कर जाती, मैं कमलदीप को तुम्हारे साथ भेजता। अगर तुम्हें गलती से चोट लग जाती तो मैं मां को क्या जवाब देता? रागिनी अपना काम छोड़ने की कोशिश करते हुए बोली, भाई अगर आप इसी तरह मेरे कान पकड़े रहे तो मेरे कान के पर्दे जरूर मिल जाएंगे, छोड़ दो। और मैं कमलदीप को लेकर जाती तो वह मुझे सिर्फ एक कोने में खड़े रहने के लिए, वह मैं इतना अच्छा मौका मिस नहीं करना चाहती। और देखो मैं बिल्कुल सही सलामत यहाँ पर खड़ी हूं, ना मुझे कुछ हुआ और वह कमजोर इंसान मुझे क्या ही नुकसान पहुंचा था जो एक ही गोल्फ स्टिक से मार खाकर पागलों तरह खुद की जान बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। रागिनी आगे बोली, इतने साल वह सब सीखने का क्या फायदा जब मैं अपने दुश्मनों को से मारी ना पाऊं? और रही बात आपको बताने की, तो मैं आगे अगर ऐसा कोई काम हुआ तो मैं आपको जरूर बता कर जाऊंगी। यह बोलकर रागिनी अपने फेस पर क्यूट एक्सप्रेशन लाकर विवान देखती है। बहन का प्यार और मासूम फेस देखकर विवान पिघल जाता है और रागिनी का काम छोड़ देता है। विवान रागिनी का कान प्यार से सहलाती हूं मैं बोला,
आगे से तुम्हें यह सब करने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने हाथ गंदे करने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा कोई भी काम कराना हो तो कुलदीप या महावीर। कुलदीप और महावीर शेखावत फैमिली के बहुत पुराने बॉडीगार्ड फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनकी पिछली 3 जनरेशन शेखावत फैमिली के लिए काम कर चुके हैं। विवान और बाकी मेंबर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, से ऑर्डर दे दिया करना वह कर दिया करेगा। यह सुनकर रागिनी मुंह बनाते हुए बोली, उन्हें बोलने से अच्छा मैं किराए के गुंडे हायर करके काम करवा लूंगी। वह दोनों मुझे इस तरह ट्रीट करते हैं जैसे मैं कोई मोम की गुड़िया हूं जो कुछ भी काम करो या फिर कोई सामान को हाथ की लगाऊंगी तो टूट जाएगी। मुझे उन लोगों से कोई काम नहीं करवाना। यह सुनकर विवान स्माइल करते हुए रागिनी को गले लगा लेता है, प्यार से पीठ चलाते हैं। बोला, बेवकूफ लड़की, वह दोनों तुम्हारी और पायल पीहू केयर करते हैं, तुम्हें अपनी बहनों जैसा मांगते हैं। रागिनी गले लगते हुए विवान से बोली, भाई अभी आपको भाभी को गले लगाना चाहिए, मुझे नहीं। और यह सब मैंने आपके लिए ही किया है क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से आपका मॉर्निंग रोमांस में कोई खलल पड़े और आपने कि मुझे डांट रहे हैं। रागिनी की बात सुनकर दीवानों से देखकर बोल, आजकल तुम ज्यादा बोलने लगी हो और यह सारा मामला जब तक साथ नहीं हो जाता तुम कहीं नहीं जाओगी। विवान रागिनी के नाक को टच करते हुए बोला, समझी? रागिनी सर हिलाकर बोली, जी यस बॉस, मैं समझ गई। जब तक आप सब कुछ क्लियर नहीं कर लेते मैं घर से कहीं भी नहीं जाऊंगी, ठीक? रागिनी की बात सुनकर विवान स्माइल करते हुए सर सहलाता है और कमरे से चला जाता है। विवान के कमरे से जाते ही रागिनी के फेस से स्माइल गायब हो जाती है। विवान जब अपने कमरे में वापस आता है तो वहां कामिनी को ना पाकर नीचे की तरफ जाता है। तभी उसे एक नौकर मिलता है। नौकर को देखकर पूछता है, तुमने कामिनी को देखा? नौकर विवान को देखकर धीरे आवाज में बोलता है, वह बड़ी मेरी साहब के कमरे में है। यह सुनकर विवान नौकर को जाने का इशारा करता है और अनुराधा जी के कमरे की तरफ चला जाता है। जब वह अनुराधा जी के कमरे के पास पहुंचता है तो देखता है कि कामिनी, अनुराधा जी और शकुंतला जी बैठकर सामान देख रहे होते हैं। विवान कमरे के अंदर जाता है। अनुराधा जी उसे देखकर खुश होते हुए अपने पास बुलाती है। विवान तो तुरंत ही अनुराधा जी के पास जाकर खड़ा हो जाता है। अनुराधा जी विवान को देखकर बोली, अच्छा हुआ आ गई, मैंने पूजा का सामान और विधि कामिनी समझा दिया है, तुम दोनों सिद्धिविनायक जाकर पूजा अच्छे संपन्न करना है। अब आगे अनुराधा जी आगे बोली, मुझे पता है तुम्हें पूजा पाठ में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है, पर मैंने तुम्हारे लिए ही यह मन्नत रखी थी, इसलिए मुझे दिल से पूजा करना और वहां जाकर को काम लेकर मत बैठ जाना, बहू को अच्छे से मुंबई घुमाना। समझ में आई मेरी बात? अनुराधा जी की बात सुनकर विवान बोला, मैं ऑफिस में बहुत सारा काम है, मैं कैसे जा सकता हूं? अनुराधा जी विवान की बात सुनकर बोली, मैं ज्यादा कुछ नहीं करना है, यहां से एयरपोर्ट जाकर तुम्हारी प्राइवेट जेट पर बैठना है। अनुराधा जी की बात काटते हुए शकुंतला जी बोली, प्लेन उड़ाने का काम पायलट कर लेगा, बस तुम्हें सिद्धिविनायक जाकर दर्शन करके अपनी बीवी के साथ मुंबई अच्छी सी घूम फिर कर आ जाना है। और रही ऑफिस की बात तो तुम्हारे दोनों चाचा और 3 भाई आराम से ऑफिस तुम्हारी गैर हाजिरी में चला लेंगे। शकुंतला जी आगे बोली, तुम्हारे वजह से ही वह तीनों घोड़े कमजोर होते जा रहे हैं। ऑफिस जाने के लिए बोलो तो अजीब अजीब से बहाना बनाते हैं और घर से निकल जाते हैं, इसलिए चुपचाप से जीजी ने जो बोला है वह करो, नहीं तो ऐसा ना हो कि तुम्हारी गाड़ी आगे बढ़ने से पहले ही उसके सारे पुर्जे ढीले होकर किसी काम के ना रहे। शकुंतला जी की बात सुनते ही कामिनी जो चुपचाप दिनों की बातें सुन रही थी वह अपने मुंह पर हाथ रखकर हंसी रोकने की कोशिश करती है। विवान कामिनी को तीखी नजर से देखता है। विवान को अपनी तरफ देखता पाकर कामिनी अपना सिर नीचे करके अपनी हंसी रोकने की कोशिश जारी रखती है। शकुंतला जी के बात सुनकर विवान के कान शर्म से लाल हो जाते हैं। विवान शकुंतला जी को देखकर बोला, चाची आप आजकल बहुत ही रफ बोलने लगी हो। शकुंतला जी अनुराधा जी की तरफ देखकर विवान से बोली है, हंगहे मैंने क्या गलत बोला? शादी के पहले दिन तुम अपनी बीवी के बाहों में लिपटने बजाय ऑफिस की फाइलों में लिपटना चाहते हो, तुम्हें और क्या बोलूं? वह तो भाभी का शुक्र मनाओ कि कामिनी उन्हें की नजर में पसंद आ गई, नहीं तो हम तो तरस ही गए थे। हम तो कब से इंतजार में बैठे थे कि तुम कोई लड़की लेकर आती और हम उससे तुम्हारी शादी कर ले, पर तुम फाइल में जो अपने मुंह घुस आए बैठे रहते थे तो तुम्हें लड़की मिलने से रही थी। शकुंतला जी आखिरी बोली, थोड़ी और उम्र हो जाती तो तुम्हें कोई लड़की भी ना देता। शकुंतला जी की बात सुनते ही विवान के माथे पर बल पड़ जाते हैं और वह असमंजस भरी नजरों से अपनी चाची को देख रहा होता है। अनुराधा जी अपनी बेटे की शक्ल देखकर शकुंतला जी को चुप कराते हुए बोली, रहने दो शकुंतला, तुम बेचारे की पोल उसकी बीवी के सामने ही खुल रही हो। देखो बेचारी कामिनी कब से अपनी हंसी रोक की कोशिश कर रही है। यह सुनकर कामिनी तुरंत ही ना में सर हिलाती है, पर उसके होठों की हंसी छूप नहीं पाती, जिसे देखकर विवान तुरंत ही कमरे से निकल जाता है। अनुराधा जी बोली, शकुंतला जी तुम भी बोलना शुरू करती हो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती हो। अनुराधा जी बात सुनकर शकुंतला जी बोली, जी ज्यादा हो गया। अनुराधा जी हाँ मैं सर हिलाती है। यह सुनकर कर शकुंतला जी मासूम सा फेस बनाती है। शकुंतला जी कामिनी को देखकर बोला, देखो कामिनी मैंने जो बोला वो तो सब सच है, पर मेरा विवान बहुत केयरिंग और सुलझा लड़का है, उसे प्यारी
प्यारी करने तो शायद नहीं आता पर वो तुम्हारे केयर जरूर करेगा, तुम्हें बस उसे थोड़ा समझने की जरूरत है, तो तुम खुद को उसे पसंद करने से खुद को रोक नहीं पाएगी। यह सुनकर कामिनी हाँ में सर हिलाती है। अनुराधा जी कामिनी को देखकर बोली, अब बेटा आप जाकर आराम कीजिए क्योंकि आप दोनों शाम को निकालना है। अनुराधा जी की बात सुनकर कामिनी हाँ में सर हिलाकर सामान लेकर कमरे से निकल जाती है। THNKYOUCH 106 चुन के बदला लूंगी। यह सुनकर कामिनी हाँ में सर हिलाती है। अनुराधा जी कामिनी को देखकर बोली, अब बेटा आप जाकर आराम कीजिए क्योंकि आप दोनों शाम को निकालना है। अनुराधा जी की बात सुनकर कामिनी हाँ में सर हिलाकर सामान लेकर कमरे से निकल जाती है। कामिनी जब कमरे में पहुंचती है तो देखती है कि विवान खिड़की के पास चुपचाप खड़ा है। कामिनी कमरे के अंदर जाती है और सामान की टेबल पर रखकर छोटे छोटे कदम बढ़ाकर विवान के पीछे जाकर खड़ी हो जाती है। विवान अभी भी चुपचाप खड़ा होता है। उसे पता है कि कामिनी उसके पीछे खड़ी है पर वह मुड़कर नहीं देखता है। कामिनी कुछ बोलने वाली होती तभी विवान बोला, आपको मुझ पर बहुत हंसी आ रही थी। हाँ ये बात सच है कि मुझे नहीं आता लड़की से बात करना और मेरे पास इतना समय भी नहीं है कि मैं घूमने फिरने में बर्बाद कर सकूं। यह सारी बात मैंने आपको शादी से पहले ही बता दिया। अचानक विवान के बोलने से कामिनी चौंक जाती है। विवान की बात सुनकर कामिनी बोली, आई एम वेरी सॉरी अगर मेरे हंसने से आपको बुरा लगा हो, पर मैं आप पर नहीं हंस रही थी। वह तो आंटी जिस तरह से बोल रही थी मुझसे हंसी कंट्रोल नहीं हुई और मुझे पता है आपके पास इतना सारा वक्त है, घूमने फिरने में इस्तेमाल करें। पर आंटी की बात भी सही है, अगर हम हमारे रिश्ते को थोड़ा भी टाइम नहीं देंगे तो हम एक दूसरे को किस तरह जान पाएंगे। कामिनी आगे भी मैं आपके और आंटी जी से बात में ज्यादा नहीं बोल सकती हूँ क्योंकि इस घर में मेरा पहला दिन ही है। अभी मैं इस घर के तौर तरीके से वाकिफ नहीं हुई हूँ और मेरे हिसाब से आंटी जी ने बिल्कुल सही कहा। अगर उन्हें लगता है कि आप ही सारी जिम्मेदारी के लिए अपने कंधे पर ही लेकर उसे निभा रहे हैं और अगर आपके भाई अब इस काबिल हो गए कि थोड़ी और छोटी मोटी जिम्मेदारी उनको भी दी जाए तो आप उनकी बात मानकर छोटी मोटी जिम्मेदारी होने देकर उन्हें भी काबिल बना दीजिए ताकि आपके साथ कदम से कदम मिलाकर शेखावत फैमिली का नाम और ऊंचा कर सकें। कामिनी अपनी बात बोलकर चुप हो जाती है और विवान को देखने लगती है। विवान बहुत ही शांत भाव से कामिनी की सारी बात सुन रहा होते हैं। विवान को कोई जवाब नहीं देता पाकर कामिनी स्माइल करके बोली, आप अपने कपड़े निकाल दो। तो मैं पैकिंग कर दी क्योंकि आंटी ने बोला है हमें शाम को निकालना है। यह बोलकर कामिनी क्लोजेट एरिया की तरफ जाने लगती है। तभी विवान उसका हाथ पकड़ लेता है। विवान के हाथों के स्पर्श से कामिनी के दिल की धड़कन बढ़ जाती है। विवान कामिनी को अपनी तरफ घुमाकर उसे देखते हुए बोला, आई एम सॉरी मेरे इस तरह याद करने से आपको अगर बुरा लगा हो। यह सुनकर कामिनी बोली, मुझे डोंट वरी, मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा है। विवान और कामिनी एक दूसरे की आंखों में देखते देखते खो जाते हैं। दूसरी तरफ मंतप्रिया बहुत ही सुकून से सो रही होती है। ऐसा लग रहा है कि प्रिया जम्मू की नींद पूरी कर रही है। प्रिया अपने बगल पलट दूसरे बगल लगती है तो उसे अजय की खुशबू का एहसास होती है तो वह बड़बड़ाते हुए बोली, अब तुम मेरे सपनों में भी आकर तुम मुझे परेशान करते हो, मेरे टेस्टी टेस्टी खाने को छीन कर वही रूखा सूखा और फिका खाना खाने पर मजबूर कर देते हो। बस बीवी को आने दो, उसके बाद मैं और बेबी तुमसे चुन चुन के बदला लोगे। यह बोलकर प्रिया अपना फेस उसके छाती पर रगड़ते हुए कस के पकड़कर फिर से सो जाती है। अजय जो अभी अभी आकर उसके बगल में उसे चेक करने के लिए बैठा था, प्रिया की बातें सुनकर वह अपने आप को स्माइल करने से रोक ही नहीं पाया। अजय प्यार से प्रिया की बालों को सहलाने लगता है। अजय वहीं पर बैठा बैठा एकटक प्रिया के पेट को देख रहा होता है। अजय प्रिया को देखकर पेट पर हथेली रखकर बच्चे को महसूस करने की कोशिश करता है। जैसे ही वह किए के पेट पर हाथ रखता है उसकी आंखें दर्द से लाल हो जाती है। अजय की आंखों में शर्मा फैमिली के लिए नफरत और गुस्सा साफ नजर आ रहा होता है। अजय बस अभी शर्मा फैमिली को उसके नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता है क्योंकि अगर उन्हें नुकसान पहुंचा तो वह अपने नुकसान की भरपाई करने के लिए प्रिया के पास जरूर आएंगे और वह भी उसे किसी भी तरह का मेंटली और फिजिकली स्ट्रेस नहीं देना चाहता है। वह तब तक इंतजार करेगा जब तक प्रिया खुद सही सलामत रहकर बच्चे को जन्म ना दे दिए। जिस दिन यह काम हो जाएगा उस दिन से शर्मा फैमिली की बर्बादी शुरू और उन्हें बर्बाद होने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक पाएगी। अजय प्रिया को अपनी बाहों में लेकर आराम से अपना क्वालिटी टाइम एंजॉय कर रहा होता है। तभी उसका फोन बजता है। अजय पॉकेट से फोन निकालकर देखता है तो उस पर रणविजय नाम शो कर रहा होता है। अजय तुरंत ही फोन रिसीव करता है। दूसरी तरफ से रणविजय बहुत ही शांत भाव में बोलता है, हमने पता लगा लिया है कि झा को किसने किडनैप करवाया था। अजय सिर्फ बोलता है, किसने? रणविजय जवाब नहीं बोला। उसे विवान शेखावत की छोटी बहन रागिनी शेखावत ने किडनैप करवाया था और उसकी ही सरकारी हॉस्पिटल में कॉल करके झा का एड्रेस भी दिया था और हमें कुछ वीडियो क्लिप्स भी मिले हैं जो मैंने आपको सेंड कर दिया है। अजय रणविजय की बात सुनकर पूछा, आगे कुछ पता चला? रणविजय ने बोला, हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, इसके लिए आपकी परमिशन चाहिए कि हम रागिनी शेखावत की लाइफ के बारे में छानबीन कर सके। यह सुनकर अजय बोला, मुझे जल्द से जल्द सारी डिटेल चाहिए। अजय की परमिशन पाकर रणविजय जी सर बोलकर तुरंत अपने काम पर लग जाता है। थैंक यू CH 110।
प्रिया की इच्छा अजय फोन रखने के बाद अपना लैपटॉप निकालकर क्लिप्स देखने लगता है। एक वीडियो क्लिप में सूरज झा और उसके पार्टनर के हाथ पैर बांध हुए थे। वीडियो में दो आदमी को कुर्सी पर बांधा हुआ होता, मुंह पर टेप और आंखों में पट्टी लगी होती। दोनों खुद को छुड़ाने की कोशिश करते पर नाकाम रहते। इतने में ही उनमें से एक आदमी को छाती पर जोर से लात पड़ी, जिससे वह आदमी दर्द से कराह उठा। आदमी चिखना चाहा पर मुंह पर पट्टी लगी होने की वजह से उसकी आवाज बाहर नहीं आती। दोनों आदमियों की आंखों से पट्टी और मुंह से पट्टी हटी तो सुरेश झा गुस्से में सामने लोगों को देखकर चिल्लाते वह बोला, तुम्हारे हिम्मत कैसे हुए हमें किडनैप करने की? तुम लोग कौन हो? जो भी हो, तुम्हें हमें किडनैप करने की सजा जरूर मिलेगी। सुरेश झा इतना बोला ही था कि अचानक उसके गाल पर एक थप्पड़ पड़ा, जिससे उसके कान में झंझनाहट दौड़ गई। सुरेश झा ने गुस्से में उस आदमी को देखा और बोला, तुम्हारी मत किसी उस पर हाथ उठाने की। तू नहीं जानता कि मैं कौन हूं? तेरी जिंदगी बर्बाद कर दूंगा। वह आदमी चुपचाप बस हाथ बांधे खड़ा हुआ था। सुरेश झा बोलने वाला था, तभी लड़की अपनी तरफ आते हुए देखा। सुरेश झा के बगल में बैठा हुआ इंसान बस चुपचाप सब कुछ देख रहा होता था। उस लड़के ने हाथ में गोल्फ स्टिक लेकर उनकी तरफ आ रही होती है। इसे देखकर सुरेश झा गुस्से में बोला, तुम तो रागिनी शेखावत, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने हमें किडनैप कर लिया। यह सुनकर रागिनी बोली, हिम्मत? तुम जैसे आदमी को पकड़ने की हिम्मत की क्या जरूरत है? मैंने थोड़ी स्ट्रेटेजी अपनाए और तुम मेरे सामने हो। यह बोलकर रागिनी आपने स्टिक उठाकर उस आदमी को मारने ही वाली होती है कि वह आदमी डर से अपना कसके बंद कर लेता है। रागिनी सुरेश झा को देखकर हंसते हुए उसके बगल में बैठे हुए इंसान की सामने जाकर बोली, हेलो मिस्टर नवीन झा, कैसे हैं आप? चलिए आप मुझे सही सी बताइए कि आपको क्या दुश्मनी थी शेखावत फैमिली से, इसलिए आप हमारी कोई भी अच्छी चीज अपने न्यूज चैनल पर कभी भी नहीं दिखाते हो। तुम्हें सिर्फ एक मौका चाहिए हमारी रिप्यूटेशन को खराब करने के लिए, और तुम न्यूज इस तरह क्रिएट करते हो जैसे हम दुनिया के सबसे घटिया इंसान हैं और हमारे वजह से बहुत ही ज्यादा नुकसान हो रहा है। यह सुनकर नवीन झा बोला, तुम्हारे बाप के वजह से मैंने बहुत कुछ खोया था। छोटी सी बच्ची चल गुंडों को लेकर मुझे किडनैप कर लोगे तो तुम क्या समझती हो कि तुम जाओगी? मैं तुम्हारे फैमिली से मरते दम तक हो रही तुम्हारी बात की बात। वह एक नंबर का घटिया इंसान था, इसके वजह से मेरी बरसों की मेहनत की कमाई बर्बाद हो गई। रागिनी नवीन झा की बात सुनकर गुस्सा होते हुए बोली, मेहनत की कमाई? यू आर रॉन्ग मिस्टर नवीन झा, वह तुम्हारी मेहनत की कमाई नहीं थी। जो तुमने कितनी मासूम लड़कियों को बेच के दारू का धंधा करके और पता नहीं क्या क्या काले धंधे करके तुमने कमाए थे। जब मेरे डैड ने तुम्हारे इस काले धंधे के को अपनाने से इनकार कर दिया तो तूने मेरे डैड के नाम को कितना बदनाम करा था। तेरे वजह से मेरे डैड को अभी भी सब गलत समझते हैं। रागिनी की बात सुनकर नवीन हंसते हुए बोला, पापा की परी को उसके पापा ने पूरी बात बताई नहीं। मैं आया था उसके पास ऑप्शन देने के लिए या कि मैं उसकी मदद कर सकता हूं अगर वह मेरे ब्लैक मनी को अपने बिजनेस में शामिल करें। पर तेरा बाप एक नंबर का ईमानदार इंसान निकला। उसने अपना बिजनेस को एकदम क्लीन रखने के लिए अपनी साफ सुथरी इज्जत पर काला धब्बा लगवाया। इसमें हमने तो तेरे बाप को ऑप्शन दिया ही था, तेरे बाप ने हमारी बात नहीं मानी। इसमें हमारी कोई गलती नहीं, इसमें सरासर तेरे बाप की गलती थी जिसका भुगतान तुम लोगों ने करा। नवीन की बातें सुनते ही रागिनी की आंखों में खून उतर आया। रागिनी ने स्टिक उठाई और बेरहमी से नवीन झा के घर पर दे मारी, जिससे नवीन झा दर्द के मारे चिल्ला उठा। मरने के बाद रागिनी उसके पीछे खड़े आदमी को इशारा करती है, जिससे आदमी ने आगे आकर नवीन के हाथ पैर खोल दिया और उसे रागिनी के सामने लाकर खड़ा कर दिया। पैर पर स्टिक लगने की वजह से नवीन सही से खड़ा नहीं हो पा रहा था। रागिनी ने बहुत ही बेरहमी से उसके वही पैर पर एक बार फिर से स्पीक मारा, जिससे वह जमीन पर गिर गया। रागिनी उसके पास स्टिक की मदद से बैठते हुए बोली, गंदी नाली के कीड़े, तू था कौन मेरे डैड को ऑप्शन देने वाला? मेरे डैड एक ईमानदार और सलीके पसंद इंसान थे जो अपनी जिंदगी में हमेशा हर काम सही तरीके से करती थी। तू जैसे इंसान वह अपने आसपास भटकने तक नहीं देते, तो शुक्र मना उन्होंने तुझे अपने पास बिठाया भी और तेरे बिजनेस प्रपोजल को सुना भी। यह बोलकर रागिनी जोर से उसके मुंह पर लात मारी। रागिनी आगे बोलिए, तुझे नहीं पता मैं तुझसे कितनी नफरत करती हूं। तेरी वजह से मैंने उस इंसान को खो दिया जिसको देखी मेरी सुबह होती थी। यह बोलकर जोर से उसके रीढ़ की हड्डी पर मारी। दूसरी बार स्टिक मारते हुए रागिनी ने बोला, जब मुझे कभी एक खरोच भी आती थी तो वह आदमी पूरे हॉस्पिटल को सर पर उठा लेता था। मेरा इतना प्यार करने वाला बाप तेरे वजह से अगर मेरे भाई को छोड़कर इस दुनिया से चला गया। रागिनी फिर से मारते हुए बोली, जिसकी कहानी सुनी बिना मुझे नींद नहीं आती थी, उसके बिना मुझे 15 साल अपने कमरे में सोना पड़ा। जो मेरे आंख में एक आंसू नहीं देख सकता था, उसकी फोटो पर मैं पूरे 15 साल रोती रही और क्यों चली गई यह सवाल पूछती रही। रागिनी अपने दिल का दर्द बताते हुए नवीन झा लगातार पागलों की तरह मारती रही। नवीन जी, आपको इस तरह मार खाता देखकर सुरेश झा की पेंट गीली हो गई। रागिनी अगला सवाल पूछते हुए, अब तो मुझे बताएगा कि तेरे पीछे वह कौन आदमी जिसके कहने पर तो यह सब कर रहा था। जवाब ना पाकर रागिनी गुस्से में एक बार फिर स्टिक मारकर बोलने के लिए बोली। जवाब ना पाकर रागिनी और गुस्सा हुई और जैसे ही मारने के लिए अपनी स्टिक उठाई, वैसे ही उसके पीछे खड़ा आदमी आकर बहुत ही रिस्पेक्ट से बोला, मैडम जी यह बेहोश हो गया।
अजय उस आदमी को बहुत ही गौर से देखता है और याद करने की कोशिश करता है कि इस आदमी को कहीं देखा है कि नहीं, पर अजय को यह आदमी की शक्ल अपने मेमोरी में कहीं नहीं दिखती है। वीडियो चालू करके आगे आगे देखा। रागिनी उस आदमी को गुस्से भरी नजरों से देखकर नवीन जाकर अपने पैरों से उठाने की कोशिश करी, पर नवीन झा बिल्कुल भी नहीं उठा। तो वह गुस्से में सुरेश झा के पास उसके बालों को दबोचते हुए पूछा, अब तू मुझे बताएगा कि तेरे और तेरे भाई के पीछे वह आदमी कौन और कितने, जिसके इशारे पे तुम दोनों नाच रहे हो। सुरेश झा रोती हुई शक्ल बनाकर बोला, मैडम जी मैं सच कह रहा हूं, मुझे नहीं पता कि वह कौन है। बस भाई साहब ने मुझे यह वीडियो भेजकर बोला था कि यह वीडियो पूरा दिन में ब्रेकिंग न्यूज पर ही रिपीट करता रहूं, किसी भी हालत में यह वीडियो बंद नहीं करूं। यह सुनकर रागिनी अपने पीछे खड़े लड़कों को देखकर बोली, उसे तब तक मारो जब तक इसके हलक से सब कुछ सच सच न निकलने लगे। पीछे खड़े 5 लड़के जी मैन बोलकर आगे आए और सुरेश की रस्सी को खोला और उसे पीटने लगे। सबकी एक एक लाए पड़ते ही सुरेश अपनी जान की भीख मांगते हुए बोला, हमें भी नहीं पता कि वह आदमी कौन है। हमेशा वह हमें एक लेटर भेजता था और उसमें लिखा हुआ काम हमें करना होता था। यह सुनत रागिनी सुरेश चोट लगे हाथ पर पैर रखकर दबाते हुए पूछी, वह लेटर्स का क्या तुम लोगों ने? सुरेश झा अपने हाथों को छुड़ने की कोशिश करते हुए बोला, जैसे ही हमारा हाफ खत्म होता लेकर अपने आप ही जल जाता, इसलिए हमें भी पता नहीं चला। सुरेश जी आपकी बात सुनकर रागनिया लड़कों को देखकर बोली, इसके अच्छी खातिरदारी करके बगल वाले डंपिंग एरिया में फेंक कर एम्बुलेंस को कॉल कर दो। दोनों के पीछे 2 आदमी लगाओ, मुझे इनके हर पल की डिटेल्स चाहिए। यह बोलकर रागिनी वहां से चली गई। रागिनी के जाती वीडियो ऑफ हो जाता है। वीडियो देखने के बाद अजय की फेस पर एक अलग सी स्माइल होती है, जिसे अभी जागी हुई प्रिया बोली, तुम ऐसा क्या देखते हो जो तुम्हारे फेस पर इतनी बड़ी स्माइल है? अजय प्रिया की आवाज सुनकर उसकी तरफ देखते हुए बोला, कुछ नहीं, बस एक कॉमेडी वीडियो देख रहा था। यह सुनकर प्रिया मुंह बनाते हुए अजय के चेस्ट पर फिर से सर रखकर सो गई, जिसे देखकर अजय प्रिया के बाल को सहलाते हुए बोला, अब आपको उठ जाना चाहिए क्योंकि आप जब से आई है तब से सो रही है। अजय की बात सुनकर प्रिया उसके बटन से खेलते हुए बोली, अजय मुझे भूख लगी है। प्रिया की बात सुनकर अजय तुरंत की बोला, ठीक है आप बताइए आपको क्या खाना है, मैं तुरंत बना कर लाता हूं। यह सुनकर प्रिया बोली, अजय मुझे मुंह दे, मुझे ना बर्गर और मैंगो लस्सी पीना है। प्रिया की बात सुनकर अजय के हाथ रुक जाता है। CH 112 दिल तोड़ दिया। हेलो एवरीवन, एम सॉरी कि मैंने इतने दिन एक भी चैप्टर अपडेट नहीं किया। इसकी सिर्फ एक ही वजह है कि जब से मैं प्रेग्नेंट हूं तब से मेरे माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो गया है। मेरी तबीयत भी अच्छी नहीं रह रही थी, जिस वजह से मेरी लिखने की सारी मोटिवेशन बिल्कुल लो हो गई थी। मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आता कि मैं स्टोरी में किस तरह कॉन्सेप्ट क्रिएट करूं, और मैं आप लोगों को बेस्ट स्टोरी देना चाहती थी। मैंने बीच में 2-3 चैप्टर रिपीट करें, इस वजह से मेरे रीडर से भी कम होते गए, जिससे मुझे समझ में आया कि मेरी मेंटल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं थी कि मैं स्टोरी लिख सकूं। उसके लिए मैंने अपनी मैनेजर से बात करा तो उन्होंने मुझे चला दीजिए, लिखने से ब्रेक ले लूंगी और खुद पर ध्यान दूं। मैंने मेरी मैनेजर की बात मानी और थोड़ा ब्रेक लिया और अपने माइंड को बिल्कुल फ्रेश करने की कोशिश की, जिससे मैं अच्छी स्टोरी लिख सकूं और आप लोगों को बोर ना होना करे पड़े। अभी भी मैं स्टोरी लिखने में बिल्कुल भी फोकस नहीं कर पा रही हूं, फिर भी मैं ट्राई करूंगी कि एक चैप्टर दिल्ली अपलोड करूं। अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं रोज एक पूरा चैप्टर अपलोड कर सकूं बिना रिपीटेड चैप्टर शामिल किए। मैं आप लोगों से एक बार फिर शुक्रिया और माफी चाहती हूं कि मेरी वजह से आपको बहुत बार फिर चेक करना पड़ा और आपके कोइंस वेस्ट हुए। अब आगे दूसरी तरफ शिखावत मिशन में मुंबई जाने के लिए कामिनी ने शकुंतला जी और अनुराधा जी के साथ मिलकर सामान पैक करते हैं। सारा सामान पैक होने के बाद बोलो एयरपोर्ट के लिए निकल जाते हैं। विवान और कामिनी के गाड़ी के साथ 10 गाड़ियों का काफिला भी शामिल होता है। इतनी सारी गाड़ियां देखकर कामिनी सोच में पड़ जाती है। कामिनी विवान को देखकर पूछी, क्या तुम रोज इतनी बड़ी फौज के साथ ही हर जगह जाते हो? कामिनी की बात सुनकर विवान स्माइल करते हुए बोला, हाँ मैं रोज इतनी बड़ी फौज के साथ ही चलता हूं, क्योंकि जाने अनजाने में इतनी दुश्मन बना लिए कि वह हर वक्त घात लगाए मेरा इंतजार करते हैं। विवान की बात निकल कामिनी बिल्कुल चुप ही हो जाती है। कामिनी को अचानक चुप होता देखकर विवान कामिनी को देखता है। 2 मिनट बाद कामिनी फिर से विवान को देखते हुए बोली, तो कभी ऐसा हुआ कि बिना इतने सारे बॉडीगार्ड्स के बाहर जाने का दिल करता हो? कामिनी का सवाल सुनकर विवान बहुत ही शांत भाव से बोला, मैंने अपने दिल की सुनना बहुत सालों पहले ही बंद कर दिया। विवान की बात सुनकर पता नहीं क्यों कामिनी के पास कोई सवाल ही नहीं बचा पूछने के लिए। कामिनी को इस तरह चुप देखकर विवान बोला, अब आपके पास पूछने को कोई सवाल नहीं है? कामिनी विवान का सवाल सुनकर स्माइल करते हुए बोली, मेरे पास पूछने के लिए थोड़ा बहुत कुछ है, पर उसके लिए अभी सही वक्त नहीं आए। और सावित्री मुझे एक बात हमेशा कहती थी, सही वक्त पे किया गया सवाल और काम किसी को तकलीफ नहीं देता है। यह बोलकर कामिनी खिड़की से बाहर देखी लगती है। कामिनी की बात सुनकर विवान के फेस पर स्माइल आ जाती है। विवान कामिनी को एकटक देखता है और उसका हाथ थाम लेता है। अचानक से हाथ आने की वजह से कामिनी विवान की तरफ देखती है। विवान कामिनी को इग्नोर करके चुपचाप अपनी आंखें बंद कर लेता है। कामिनी अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश भी नहीं करती है और फिर से बाहर की तरफ देखने लगती है।
आगे वाली सीट पर बैठा हुआ विवान का खास बॉडीगार्ड दोनों की बात सुनकर दोनों को मिरर में देखते हुए स्माइल करने लगता है। गाड़ी में बहुत ही ज्यादा शांति होती है। तभी गाड़ी में फोन की आवाज सुनाई देती है तो कामिनी तुरंत ही अपने पर्स में से फोन निकालकर देखती है तो उस पर सावित्री जी का नाम शो कर रहा होता है, जिसे देखकर कामिनी खुश होकर फोन पिक करती है। दूसरी तरफ से सावित्री जी कामिनी से पूछी, तू सुबह जल्दी उठ गई थी, तूने रात को सोते वक्त दामाद जी को लात तो नहीं मारी? तैयार होने के बाद तूने कमरा सही से साफ तो किया था? सुबह की आरती करके तूने अनुराधा जी के पैर सूखी आशीर्वाद तो लिया था? सावित्री जी की बात सुनकर कामिनी मुंह बनाते हुए बोली। कामिनी विवान की तरफ देखते हुए बोली, तुम्हें मेरे अलावा सारी दुनिया की फिक्र है। फोन करते ही सबक बारे में पूछा, मेरे बारे में कुछ भी नहीं पूछा। बस मैं मुंबई से वापस आ जाओ, फिर मैं तुम्हें बताती हूँ। नया नया रिश्ता या बना 25 साल पुराना रिश्ता तुम भूल गई हो। कामिनी आगे बोली, सावित्री तुमने यह बोलकर मेरा दिल ही तोड़ दिया। कल तो फुट फुट के रो रही थी, एक दिन में ही अपनी बेटी को फूल गई। दूसरी तरफ सावित्री जी कामिनी के नौटंकी आराम से बैठकर सुन रही होती है। कामिनी की बात पूरी होने के बाद सावित्री जी बोली, नौटंकी खत्म हो गई हो तो मेरी बात बहुत ध्यान से सुन, पूजा पाठ पूरे मन से करना, वहां पर कोई भी गलती मत कर देना। मैं तुझे सुबह कॉल करूंगी तो फिर उठ जाना। कामिनी अपनी मां के आर्डर सुनने के बाद बोली, और कुछ मैडम? सावित्री जी बोली, और कुछ नहीं मैसेज कामिनी विवान शेखावत, कोई गलती मत करना जिससे मेरे परवरिश पर कोई सवाल उठाया। यह बोलकर सावित्री जी फोन रख देती है। कामिनी सावित्री जी की बात सुनकर मुंह बनाती हुई अपने पर्स में रख देती है। विवान बहुत ही ध्यान से कामिनी के एक्सप्रेशन देख रहा होता है। कामिनी विवान को देखकर कुछ नहीं बोली, मुंह फेर कर खिड़की में से बाहर देखने लगी। विवान कामिनी को देखता है पर उससे कुछ नहीं पूछता है। कुछ ही देर में वो लोग एयरपोर्ट पहुंच जाते हैं। जैसे ही वह लोग एयरपोर्ट पहुंचे वहां पर मीडिया पहले से ही मौजूद होती है, जिसे देखकर विवान अपनी बॉडीगार्ड को देखता है। बॉडीगार्ड विवान को बोलता है, सर हमने बहुत ही पुख्ता इंतजाम किया था। बॉडीगार्ड की बात सुनकर विवान को जवाब न देकर मास्क निकालता है और एक मास्क कामिनी को देता है। बॉडीगार्ड सूरत की गाड़ी से उतरता है। बॉडीगार्ड को देख बाकी सारे बॉडीगार्ड भी गाड़ी से उतरते हैं और सारे रिपोर्टर्स को साइड करते हैं। सारे रिपोर्टर्स की नजर गाड़ी पर और उंगली कैमरे के बटन पर होती है। जैसे ही विवान गाड़ी से उतरता है सारे रिपोर्टर्स एक साथ फोटो क्लिक अपने लगते हैं। दीवाने हमेशा की तरह ब्लैक टक्सीडो सूट पहना है, बाल जिंगल ए परफेक्टली सेट किए हुए फेस पर मास्क पहना हुआ है, जिसे देखकर सारी रिपोर्टर्स को अफसोस होता है। दीवान ए जेंटलमैन की तरह आमनी की तरफ का दरवाजा खुलता है और अपना हाथ आगे बढ़ाता है। कामिनी शर्माते हुए भगवान के हाथ में अपना हाथ थामकर गाड़ी से निकलती हैं। कामिनी को भी मास्क में देखकर रिपोर्टर सुरती फोटो क्लिक करने लगते हैं। दोनों हाथ में हाथ डाले एयरपोर्ट के अंदर चले जाते हैं। कामिनी डर के मारे विवान का हाथ बहुत ही कसके पकड़ी हुई होती है, क्योंकि लाइफ में पहली बार उसने इतने सारे रिपोर्टर्स को एक साथ देखा था। ऐसा नजारा वह सिर्फ न्यूज चैनल में या फिर पिक्चर्स में देखा करती थी। वीआईपी एरिया में जाने के बाद विमान कामिनी को देखकर उसका है कि वह ठीक है कि नहीं। कामिनी विवान को देखकर बोली, इतने सारे लोगों के बीच में कौन ही ठीक हो सकता है? या बोलकर कामिनी अपने साड़ी के पल्लू से माथे का पसीना पूछने लगती है, जिसे देखकर विवान तुरंत ही अपना रुमाल निकालकर उसके माथे का हसीना पूछने लगा। कामिनी रोकने के लिए विवान का हाथ पकड़ी। दोनों की नजर एक दूसरे से टकराती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खोने लगती है। कामिनी को इस तरह देखता हुआ पाकर विवान के फेस पर एक छोटी सी स्माइल आ जाती है, जिससे कोने में खड़ा हुआ एक रिपोर्टर बहुत ही चालाकी से अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर रहा होता है। दोनों एक दूसरे को आंखों में खोए होते हैं। तभी बॉडीगार्ड आकर विवान को बोलता है कि जेट रेडी है। दोनों अपनी अपनी दुनिया से बाहर आते हैं। बॉडीगार्ड की बात सुनकर विवान फिर से एक बार कामिनी को हाथ पकड़ता है और प्लेन की तरफ बढ़ जाता है। कामिनी विवान के हाथ को एकटक देखते हुए विवान के पीछे जाने लगती है। कामिनी जैसे ही विमान के प्राइवेट जेट के एंटर होती है, अंदर का नजारा देखकर उसकी आंख और मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। प्लेन के बाहर का साइज देखकर और अंदर का डेकोरेशन देखकर कोई भी नहीं बोलेगा कि यह एक हवाई जहाज है। विवान कामिनी के एक्सप्रेशन को देखकर से बोला, क्या आपको पूरा प्लेन देखना है? सुनते ही कामिनी ने हाँ में सर हिलाया। कामिनी के एक्सप्रेशन वहां पर खड़े केबिन क्रू और बॉडीगार्ड देख रहे होते हैं। जैसे ही विवान उन लोगों को देखता है वह लोग डर के मारे अपने अपने कामों में लग जाते हैं। विवान कामिनी को पूरा प्लेन दिखाता है। पूरा प्लेन अच्छे से देखने के बाद कामिनी बोली, तुम अमीरों की बात ही अलग है। अगर कोई चाहे तो जिंदगी भर इस प्लेन में बिना कोई शिकायत के रह सकता है। जिसे सुनकर विवान हंसने लगता है। विवान को हंसता देखकर कामिनी उसकी हंसी में खो जाती है। तभी पायलट आकर विवान को देखकर अपनी नजरें झुकाकर बोला, सर हम टेक ऑफ के लिए रेडी है। पायलट की बात सुनकर विवाना हंसना रोक देता है। एक नजर पायलट को देखकर उसे जाने का इशारा करता है। विवान कामिनी का हाथ पकड़ता है और उसके सीट पर बिठाकर अपने से सीट बेल्ट लगाता है। कामिनी बस एक तक विवान को देख ही रही होती है और अपने मन में विवान की खूबसूरती की तारीफ करते हुए बोली, हाई नजदीक से तो और कितने हैंडसम है। सच में इतने हैंडसम इंसान को कभी कोई लड़की पसंद ही नहीं आई।
कामिनी अपने आप को ही डांटते हुए बोली, अच्छा है, अब यह हैंडसम हंक सिर्फ मेरा है, कोई नजर उठाकर देखो उसकी नजर फोड़ दूंगी। खुद से ही बात करते हुए कामिनी विवान को गौर से देखती है। विवान का इंटेंशस नजरों को खुद पर पाकर स्माइल करके उसके बगल में जाकर बैठ जाता है और सीट बेल्ट लगा लेता है। कुछ ही देर में फ्लाइट टेक ऑफ होती है और वह लोग मुंबई के लिए रवाना हो जाते हैं। एयरपोर्ट के सामने वाली आधी बनी हुई बिल्डिंग से एक आदमी कंटिन्यू टेलीस्कोप से विमान के जेट पर नजर रखती हुए किसी को अपडेट कर रहा होता है। जैसे ही विमान का जेट ठीक होता है, वह आदमी सामने वाले को बताता है कि विमान शेखावत दिल्ली से निकल गया है। दूसरी तरफ से आए आदमी बोला, मुझे उसके हर एक मोमेंट की जानकारी चाहिए। यह बोलकर सुनकर आदमी बोला, डोंट वरी सर, हमने अपने आदमी को मुंबई एयरपोर्ट पर पहले से ही तैनात कर दिया है, वह वहां की सारी खबरें हमें ऑन टाइम देता रहेगा। यह सुनकर सामने वाला आदमी फोन कट कर देता है। मन्नत, प्रिया, टीना और सविता जी दोनों आराम से बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। आज बहुत दिन बाद अजय ने सबके लिए कुकिंग करने का फैसला किया। अजय बहुत ही फोकस से खाना बना रहा था। अचानक उसके कानों में प्रिया की चीखने की आवाज आती है, जिससे उसके हाथ रुक जाते हैं। CH 113 जेलस। मन्नत, प्रिया, टीना और सविता जी दोनों आराम से बैठकर टीवी देख रहे होते हैं। आज बहुत दिन बाद अजय ने सबके लिए कुकिंग करने का फैसला किया। अजय बहुत ही फोकस से खाना बना रहा था। अचानक उसके कानों में प्रिया की चीखने की आवाज आती है, जिससे उसके हाथ रुक जाते हैं। अजय सब कुछ छोड़ छाड़ के तुरंत ही हॉल की ओर की तरफ भागता है। मेन हॉल में जाकर देखता है तो उसकी आंखें बड़ी हो जाती है। खुशी के मारे बच्चों की तरह प्रिया सोफे पर चढ़कर उछल रही होती है, जिसे देखकर सविता जी और टीना की सांसें अटक जाती है। प्रिया को उछलता देखकर अजय गुस्सा होते हुए बोला, प्रिया, यह तुम क्या कर रही हो? अचानक अजय की आवाज सुनकर प्रिया सोफे पर से लड़खड़ा जाती है। डर के मारे प्रिया अपनी आंखें बंद कर लेती है। अजय प्रिया को इस तरह गिरता देखकर भागकर उसे पकड़ लेता है। जब भी आपको महसूस होता है कि वह नहीं करी तो अपना एक आंख खोलकर देखती है तो वह खुद को अजय की बाहों में पाती है, जिसे देखकर वह अपनी बत्ती सी दिखाती है। प्रिया अजय की फीस पर गुस्सा साफ कर सकती देख पा रही थी, जिससे प्रिया प्यारी सी स्माइल करती है। पर अजय प्रिया को सोफे पर आराम से बिठाते हुए गुस्से में पूछा, तुम ये क्या कर रही थी? तुम भूल गई थी तुम अभी किस कंडीशन में हो, और तुम ऐसी कौन सी गुड न्यूज मिली जैसा बच्चों की तरह उछलने लगी? प्रिया स्माइल करके बोली, ज्यादा कुछ नहीं, बस मैंने न्यूज पर कामिनी और मिस्टर शेखावत को देखकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गई। मिस्टर शेखावत कितने हॉट और सेक्सी लग रहे थे और उन्होंने कितने प्यार से कामिनी का हाथ थामा हुआ था। दोनों एक साथ बहुत अच्छे लग रहे थे। मैं, पता है, कामिनी हमेशा से अपने हस्बैंड के साथ हाथ में डाली टीवी पर आना चाहती थी। आज फाइनली उसका सपना पूरा हो गया। अजय ने प्रिया की बात की तो सुनी ही नहीं, बस उसके कानों में यह गूंजने लगा कि मिस्टर शेखावत कितने हॉट और सेक्सी लग रहे थे। यह सुनते ही अजय की आंखें छोटी हो गई। अजय प्रिया को घूर कर देखने लगा। अजय अचानक उठकर किचन में चला गया। अजय को इसे तरह जाता देखकर प्रिया बस उससे देखती ही रह जाती है। प्रिया कुछ समझ ही नहीं आया कि अजय इस तरह क्यों चला गया। दूसरी तरफ किचन में अजय बड़बड़ाते हुए खाना और मुंह दोनों बनाते हुए प्रिया की बात रिपीट करता, मिस्टर शेखावत कितने हॉट और सेक्सी लग रहे थे। अजय सब्जी को उस तरह जला रहा है जैसे वो सब्जी नहीं किसी गर्दन हो। अजय को बर्दाश्त नहीं होता को करछी को जोर से कढ़ाई में फेंक कर इधर से उधर घूमते हुए फिर से कुछ बड़बड़ाने लगाता है। प्रिया सोफे पर बैठकर सोच रही होती है कि अचानक अजय इस तरह क्यों चला गया। तभी टीना उसके पास आकर बोली, लगता है तुम्हारे पति महाराज को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि तुम किसी और को हॉट एंड सेक्सी बोलो। वैसे तो मिस्टर शेखावत रियली बहुत ही ज्यादा हॉट है। अजय मिस्टर शेखावत से कुछ कम नहीं है। प्रिया टीना की बात सुनकर एक बार किचन की ओर देखकर अजय शर्टलेस बॉडी को याद करके स्माइल करती है। प्रिया टीना को देखकर पूछी तो अजय जेलस हुआ कि मैंने किसी और की तारीफ की। टीना ने मुंडी हिलाकर हाँ में जवाब दिया। प्रिया ने प्यारा सा फेस बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ तारीफ, किसमें जेलस फील करने की क्या बात है? टीना प्रिया की बात सुनकर उसे अफसोस भरी नजरों से देखकर बोली, भगवान ही जाने अजय ने तुम्हें यह किस तरह पसंद कर लिया, तुम तो रोमांस के नाम पर बिल्कुल जीरो हो, बेचारा अजय। यह बोलकर टीना फोन लेकर अपने कमरे में चली जाती है। सविता जी सोफे पर बैठे हुए अपने ही ख्यालों में खोई होती है। टीना को ज्यादा देखकर वह भी अपने कमरे में चली जाती है। खाली हॉल को देखकर प्रिया टीना की बात को रिपीट करती है, पर उसे समझ नहीं आता कि इतनी सी बात में उस तरह रिएक्ट करने की क्या जरूरत। बहुत देर सोचने के बाद भी प्रिया को समझ नहीं आता तो वो भी उठकर अपने कमरे में चली जाती है। अजय कुकिंग करने के बाद अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि प्रिया कमरे में नहीं है। तभी उसे दरवाजा खुलने की आवाज सुनाई देती है। वह पीछे मुड़कर देखता है तो प्रिया बाथरूम से निकल रही होती है। प्रिया अजय को देखकर उसके पास जाकर कुछ बोलने वाली होती है। तभी अजय उसका हाथ पकड़कर खींचता है, जिससे प्रिया उसके छाती पर जाकर सट जाती है। अजय बिना देरी के प्रिया के होठों को अपने होठों में कैप्चर करके को गुस्से में काटने लगता है। रफली किस करने के वजह से प्रिया को होठों में दर्द महसूस होता है। प्रिया को समझ में नहीं आता है कि अजय उसे इस तरह क्यों किस कर रहा है। खुद को छुड़ाने के लिए प्रिया अजय के छाती पर हाथ मारने लगती है, पर अजय को प्रिया के नाजुक हाथों की मार का कोई असर नहीं होता।
अजय किस करते हुए धीरे धीरे खुद को शांत करने की कोशिश करता है और प्रिया के कमर को पकड़कर अब रफली नहीं पर शिद्दत से किस करता है। प्रिया भी अजय को मरना छोड़कर आंखें बंद करके उसके शर्ट को कसकर पकड़कर अजय को किस करने लगती है। बहुत देर तक दोनों किस करते हुए जब प्रिया की सांसें तेज होने लगी तब अजय उसके होठों को छोड़कर उसे देखता है। प्रिया की आंखों अभी भी बंद थी और वो लंबी लंबी सांसें ले रही थी। अजय उसे देखकर तुरंत ही अपने बाहों में लेकर छाती से लगा लेता है। प्रिया को गले लगाने के बाद अजय को बहुत सुकून मिलता है। जब से प्रिया ने विवान की तारीफ की उसको बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हुआ, क्योंकि आज तक प्रिया ने उसे कभी भी हॉट और सेक्सी नहीं बोला था। अपने बीबी के मुंह से किसी और की तारीफ सुनकर अजय को पूरे तन बतन में आग लग जाती है। न जाने क्यों जलन करने से खुद को रोक ही नहीं पाता। थैंक यू CH 114 तुम्हारी थी हूं और रहूंगी। प्रिया को गले लगाने के बाद अजय को बहुत सुकून मिलता है। जब से प्रिया ने विवान की तारीफ की उसको बहुत ही ज्यादा जलन महसूस हुआ, क्योंकि आज तक प्रिया ने उसे कभी भी हॉट और सेक्सी नहीं बोला था। अपने बीबी के मुंह से किसी और की तारीफ सुनकर अजय को पूरे तन बतन में आग लग गई। न जाने क्यों जलन करने से खुद को रोक ही नहीं पाया। अजय प्रिया पर पूरा यकीन है, पर प्रिया का प्यार उसके लिए दिन ब दिन जुनून की हदें पार कर रहा है। अजय अपने ख्यालों में गुम होता है। तभी अचानक उसे अपनी छाती पर तेज दर्द महसूस होता है। अजय जब प्रिया को देखता है तो प्रिया गुस्से में उसके छाती पर बहुत ही शिद्दत से दांत काट रही होती है, जिसे देखकर अजय के फेस पर स्माइल करते हुए अजय प्रिया से बोला, तुम्हारे इन नाजुक दांतों का मुझ पर कोई असर नहीं होने वाला है। प्रिया अजय की बात सुनकर गुस्से से उसे देखते हुए प्यारा सा मुंह बनाकर बोली, तुमने मुझे बहुत ही रूडली किस किया, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और मेरे होंठ भी दर्द करने लगे, जिससे मैं तुमसे बहुत गुस्सा हूं। प्रिया आगे बोली, मैंने तो सिर्फ मिस्टर शेखावत की तारीफ की, इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात थी। अगर कोई मुझे अच्छा लगेगा तो उसकी तारीफ तो करूंगी ही। प्रिया की बात सुनकर अजय स्माइल गायब हो जाती है या अपने ही धुन में आगे बोली, इसमें जलन करने की कौन सी बात है। तुम्हें याद नहीं है मिस्टर शेखावत शादी की शेरवानी में कितने अच्छे लग रहे थे, मैं तो देखने के बाद उनसे नजरें हटाना ही भूल गई थी। प्रिया गई बोलने वाली होती है, इतने में ही अजय उसके होठों को फिर से अपनी गिरफ्त में लेते हुए रूडली किस करने लगता है। अजय की हरकत को प्रिया बस पलकें झपकाते हुए देख रही होती है। थोड़ी देर किस करने के बाद अजय उसके होठों को छोड़ता है और उसकी दोनों गाल को अपने हथेली में लेते हुए बोला, हाँ बहुत जलन होती है जब तुम किसी और की तारीफ करती हूं। तुम सिर्फ मेरी तारीफ कर सकती हो, किसी और की नहीं। तुम्हारी जुबान पर मेरे अलावा किसी और का नाम आए वह मुझे बर्दाश्त नहीं। यह बोलते हुए अजय की आंखों में अलग तरह का जुनून नजर आता है। अजय की आंखों को देखकर प्रिया स्माइल करते हुए पूछी, अगर हमारा बेटा हुआ और मैंने उसकी तारीफ की तब भी तुम्हें इसी तरह जलन होगी। यह सुनकर अजय बिल्कुल चुप हो जाता है। 2 मिनट चुप रहने के बाद अजय प्रिया के होठों पर हल्का पाउट करते हुए बोला, हाँ मुझे हमारे बेटे से भी जलन होगी। अगर तुम उसकी ज्यादा तारीफ करोगी तो तुम उसकी थोड़ी सी तारीफ कर सकती हो। तुम्हारी तारीफ का सिर्फ और सिर्फ अकेला मैं ही हकदार हूं और कोई नहीं, हमारा होने वाला बच्चा भी नहीं। यह सुनकर प्रिया आंख बड़ी करके उसे देखती है। अचानक अजय घुटनों के बल बैठकर प्रिया का टॉप ऊंचा करके पेट पर अपना हाथ रखकर बोला, लुक तुम जो भी हो, गर्ल हो या बॉय, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इस दुनिया में आने के बाद अगर तुमने मुझसे मेरी बीवी छीनने की कोशिश की तो मैं तुम्हें बहुत पनिशमेंट दूंगा। इसलिए अभी पेट के अंदर भी अच्छे बच्चे की तरह बिहेव करो और बाहर आने के बाद भी अच्छे बच्चे की तरह वही बिहेव करना। अजय की धमकी सुनकर प्रिया अपने हाथ माथे पर हल्के से दबाया हुए अजय कंधे पर मारती हुई को बोली, बेवकूफ इंसान, तुम दुनिया के सबसे पहले बाप हो जो अपने बच्चे को इस दुनिया में आने से पहले ही धमका रहे हो। अभी तो उसने शेप लेना भी स्टार्ट नहीं किया और तुम अभी से ही उन्हें धमका रहे हो। अजय इस बात पर कुछ जवाब नहीं देकर खड़ा होकर प्रिया आपके होठों पर एक बार फिर हल्की से चुमकर बोला, तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी हो और जिंदगी भर मरते दम तक मेरी ही रहोगी। अगर किसी ने तुम्हें मुझसे अलग करने की कोशिश की तो उसकी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। प्रिया अजय की बात सुनकर एक टक उसको बस देखती रह जाती है। अजय की आंखों में उस वक्त प्रिया के लिए सिर्फ और सिर्फ जुनूनी मोहब्बत ही नजर आती है। प्रिया अजय के गले लगकर उसके छाती पर रखते हुए बोली, मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी थी, तुम्हारी हूं और तुम्हारी ही रहूंगी। यह सुनकर अजय को बहुत ही ज्यादा सुकून महसूस होता है। वह प्रिया को कसकर गले लगा लेता है। दरवाजे पर खड़ी सविता जी जो अजय से कुछ काम की बातें करने आई थी, दोनों की बातें सुनकर आंखों में आंसू लिए स्माइल करते हुए दरवाजे से ही लौट जाती है। अजय और प्रिया आपने एक दूसरे की बाहों में सुकून महसूस करते हैं। दोनों एक दूसरे में खोई होते हैं। तभी प्रिया धीरे से बोली, अजय। अजय जवाब में हूं बोलता है। प्रिया आगे बोली, मुझे भूख लगी है। यह सुनकर अजय प्रिया को पूछा, मैडम आपकी फरमाइश जाहिर करें, हम तुरंत ही आपके सामने हाजिर कर देते हैं। अजय के अंदाज में जवाब देते हुए बोली, आज हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ खाना खाना है क्योंकि हमें बहुत जोर की भूख लगी है। यह सुनकर अजय प्रिया को गोद में उठाकर कमरे से निकलकर डाइनिंग एरिया की तरफ आ जाता है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना अपने हाथ से खिलाने लगता है।
दूसरी तरफ मुंबई एयरपोर्ट विमान का जेट मुंबई एयरपोर्ट पर लैंड होता है। विमान के बॉडीगार्ड्स पहले से ही एयरपोर्ट पर मौजूद होते हैं। लैंड होने के बाद कैप्टन अनाउंस करता है तो भी विमान अपना लैपटॉप बंद करके कामिनी को देखता है, जो बहुत ही सुकून से विमान के कंधे पर सर रखकर सो रही होती हैं। कामिनी का सोया हुआ सुकून भरा चेहरा देखकर विमान खो सा जाता है। तभी उसका पर्सनल बॉडीगार्ड शेरा उसके पास आकर कुछ बोलना चाहता है, पर विवान चुप रहने का इशारा करता है, जिससे शेरा चुपचाप खड़ा हो जाता है। विवान हल्की सी कामिनी का सीट बेल्ट खुलकर गोद में उठाकर प्लेन से नीचे उतरता है। जैसी विवान नीचे उतरता है, उसके सारे बॉडीगार्ड्स और मैनेजर आंखें फाड़कर उन्हें देखने लगते हैं। मैनेजर अपनी आंखों को बार बार बंद करता है और खोलता है, जिससे उसे यकीन आ जाएगी आधा इंसान उसका बॉस ही है। दीवान कुछ कहे बिना ही गाड़ी की तरफ बढ़ जाता है। सारे बॉडीगार्ड्स और मैनेजर उसके पीछे तुरंत ही चल देते हैं। विवान बहुत ही आराम से कामिनी को गाड़ी में बिठाकर उसके बगल में जाकर बैठ जाता है। गाड़ी में बैठते विवान कामिनी के कान के पास जाकर बोला, अपनी आंखें खोल सकते हैं, हम लोग गाड़ी में आ गए हैं। यह सुनकर कामिनी अपनी आंखें खोलकर कामिनी शर्म आती हुए विवान को देखती है, जिससे विवान के फेस पर स्माइल आ जाती है। कामिनी विवान की स्माइल में खो जाती है। विवान और कामिनी एक दूसरे को देखने में बिजी हो जाते हैं। बेचारा ड्राइवर मिरर से दोनों को देखकर सोचता है कि वह गाड़ी चलाएं कि रुके, तभी बॉडीगार्ड ड्राइवर को देखकर चलने का इशारा करता है। दूसरी तरफ मन्नत प्रिया को अपने हाथों से लच कराने के बाद अजय प्रिया को कमरे में ले जाने ही वाला होता है। तभी प्रिया अजय को देखकर बोली, अजय मुझे आज थोड़ा वॉक करने का दिल चाह रहा है, क्या तुम मुझे पार्क लेकर चलोगे? अजय प्रिया की बात मानकर उसे पार्क लेकर जाता है। प्रिया अजय का हाथ पकड़कर धीरे धीरे पार्क में टहल रही होती है। यह रोज घर में बैठे बैठे बहुत ही ज्यादा बोर हो जाती, इसलिए जब भी उसे मन करता टीना या फिर सविता जी के साथ पार्क में टहलने के लिए आ जाया करती। दोनों आराम से पहले होते हैं। तभी सामने से एक बोल बहुत ही तेजी से प्रिया की तरफ मुंह बढ़ता है। अचानक अजय प्रिया को गले लगा लेता है और बोल अजय के पीठ पर आकर लगती हैं। अचानक गले लगने से प्रिया थोड़ा घबरा जाती है। थैंक यू सो मच मेरे स्टोरी पढ़ने के लिए, लाइक शेयर और कमेंट करने के लिए। CH 115 चहकना और बीच पर टहलना। प्रिया डर के मारे अजय के टी शर्ट को कस के पकड़ लेती है। 2 मिनट बाद अजय प्रिया को देखकर पूछता है, तुम ठीक हो? प्रिया हाँ बोलती है। अजय प्रिया को देखकर बोला, अब हमें चलना चाहिए, जिसे सुनकर प्रिया गुस्से भरी नजरों से उन फुटबॉल खेलते हुए आदमियों को देखकर हाँ में जवाब देती है। दोनों जाने ही लगते हैं। तभी पीछे से फुटबॉल पकड़े आदमी तंज कसते हुए बोला, लड़की देखने में तू एकदम माल और सालाना मर्द के पास है, ऐसी माल को तो मर्दों के पास होनी चाहिए। यह सुनते ही प्रिया गुस्से में तिलमिला जाती है, पर अजय उसके कंधे पर हाथ रखकर जबरदस्ती उसे पार्क से बाहर लेकर जाने लगता है। तभी उसने में से एक आदमी प्रिया के पास आकर लस्ट भरी नजरों से देखते हुए बोला, क्या बोलती मैडम, चलती हमारे साथ? इसे ज्यादा मर्दांगी तो हमारे में। प्रिया बिना कुछ बोले अजय को देखती है। प्रिया को देखकर वह आदमी बोला, अरे मैडम यह क्या कर लेगा हमारा? यह बोलकर वो प्रिया का हाथ पकड़ने ही वाला होता है कि वह आदमी हवा में 4 फीट दूर जाकर गिरता है। उस आदमी को इस तरह हवा में चलते देखकर बाकी सारे डर जाते हैं, पर उनमें से एक हिम्मत दिखाते हुए आगे आकर अजय को देखते हुए बोला, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी दोस्त पर हाथ उठाने की? वह आदमी सेंटेंस कंप्लीट करता है, उससे पहले ही अजय ने ही उसे धोबी घाट के कपड़ों की तरह उठाकर पटक दिया। अपनी टीम मेंबर को इस तरह मार खाता देख बाकी सारे टीम मेंबर की हिम्मत और मर्दांगी गायब हो जाती है। वह लोग वहीं पर बॉल फेंक कर भाग जाते हैं। प्रिया अजय के पीछे से अपना छोटा सा सर निकाल कर देखती है तो उसे सिर्फ 2 आदमी जमीन पर और बाकी वॉक करने वाले ताली बजाते हुए दिखते हैं। प्रिया अजय को प्राउडली देखकर उसके हाथ में अपना हाथ डालकर अजय को चलने के लिए बोलती है, प्रिया जी। प्रिया अजय का हाथ कसकर पकड़कर चहकते हुए चल देती है। प्रिया को चहकता देखकर अजय स्माइल करके उसका सर सहलाता है। थोड़ी देर में दोनों घर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टीना और सविता जी दोनों रात का खाना खा रहे होते हैं। खाना देखते ही प्रिया को एक बार फिर भूख लग जाती है और वह अजय का हाथ जोड़कर तुरंत ही डाइनिंग टेबल पर जाकर बैठ जाती है। टेबल पर बैठते ही प्रिया सविता जी की तरफ देखकर बोली, मां भूख लगी है। सविता जी प्रिया को देखकर बिना कुछ बोले निवाला बनाकर उसके मुंह में डालती है, जिसे देखकर टीना बोली, मां मुझे तो तुमने कभी अपने हाथों से नहीं खिलाया, मुझे आपके हाथ से खाना है। या बोलकर टीना भी हाँ करके बैठ जाती। सविता जी दोनों बेटियों का बचपना देखकर बिना कुछ बोले दोनों को एक एक निवाला बनाकर खिलाने लगती है। मां बेटी कितनी खूबसूरत मूवमेंट को अजय वीडियो में रिकॉर्ड करता है और करण जी को भेज देता है। यह मोमेंट देखकर अजय को कुछ ऐसा याद आता है जिसे वह भी बिल्कुल भी याद नहीं करना चाहता, इसलिए वह घर से बाहर निकल जाता है। अजय अपना फोन निकालकर रणविजय को कॉल करके पाक की CCTV चेक करने के लिए बोलता है और वह कौन लोग थे उनके बारे में पता करने के लिए बोलता है।
वहीं पार्क में आज मरे पड़े दोनों आदमियों को उसकी बाकी साथियों उठाने के लिए वापस आते हैं। उनमें से एक साथ ही अपना फोन निकालकर किसी को फोन करते हुए बोला, तुमने तो बोला था कि वह बिल्कुल डरपोक और कमजोर आदमी है, वह हमारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, उल्टा उसने मेरे दो साथियों को इस तरह धोया है जिसका कोई धोबी घाट में कपड़े धोता है, जिसका खर्चा तेरे इस काम के खर्चे से भी ज्यादा है। अब तो हमारे पेमेंट के साथ साथ उसके में दवाखाने का भी खर्चा भेजेगा, नहीं तो जो मेरे दोनों आदमियों का हाल हुआ है वही हाल तेरा होगा। मेरी बात को हल्के में ना लिए, वरना तेरे को महंगा पड़ेगा। यह बोलकर आदमी फोन रखता है और अपने आदमियों को बैन डालकर लेकर हॉस्पिटल की तरफ चला जाता है। दूसरी तरफ शर्मा विला अर्जुन का कमरा अर्जुन उस आदमी की धमकी सुनकर गुस्से में अपना फोन जमीन पर पटक देता है और कमरे से निकलकर पुनीत कमरे की तरफ बढ़ जाता है। अर्जुन पुनीत के कमरे दरवाजा खोलकर अंदर जाता है। अंदर का नजारा ऐसा होता है कि किसी भी आदमी को शर्म हो जाए, पर अर्जुन बिना किसी भाव के सोफे पर बैठकर पुनीत को देखते हुए बोला, तुमने जो आदमियों को प्रिया का बच्चा गिराने के लिए भेजा था उनमें से दो लोग को अजय ने जख्मी कर दिया, जिसका पैसा गुंडे मांग रहे हैं। यह सुनते ही पुनीत का हाथ उस लड़की के छाती को दबाते हुए रुक जाते हैं। पुनीत उस लड़की को जाने का इशारा करता है। वह लड़की अपनी अंडरगारमेंट और बाकी कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ बढ़ जाती है। लड़की को जाते ही पुनीत अपने आप को कंबल से ढकते हुए गुस्से में अर्जुन को देखकर बोला, तुमको एक काम दिया था वह भी तुमसे नहीं हो पाया। पुनीत गुस्से में अर्जुन को देखकर बोला, तुझे पता है जितना ज्यादा शर्मा फैमिली प्रॉफिट में इंक्रीमेंट होगा उतना ज्यादा प्रॉफिट हमें उस करण और उसकी फैमिली के साथ शेयर करना पड़ेगा। यह बात मुझे अच्छे से पता होनी चाहिए कि सबको प्रॉपर्टी शेयर करने के बाद हमारे पास इतनी प्रॉपर्टी नहीं बचेगी कि हम आराम से प्लीज नहीं गुजार सके। पुनीत आगे बोला, इसलिए हमें प्रॉपर्टी के हिस्सेदार को अक्लमंदी और बिना कोई सबूत के छोड़े एक एक करके अपने रास्ते से हटाना पड़ेगा। यह सुनकर अर्जुन बोला, डोंट वरी, प्रिया का बच्चे को मैं दुनिया में नहीं आने दूंगा। यह सुनकर पुनीत बोला, अभी कुछ नहीं करना है, वरना वह थर्ड क्लास घर जमाई को तुरंत ही हम पर शक हो जाएगा। बस तुम उन लोग पर और सो कॉल्ड बुआ की फैमिली पर नजर रख, जब वक्त आएगा तब मैं तुझे बता दूंगा क्या करना है। यह सुनकर अर्जुन खड़ा होता है और जाने लगता है। तभी रुककर पुनीत को देखकर बोला, तेरा हो जाए तो उसे मेरे कमरे में भेज देना। यह बोलकर वह कमरे से चला जाता है। अर्जुन के जाते ही वह लड़की बाथरूम से निकलती है और पुनीत के पास चली जाती है। लड़की ने अभी भी कुछ नहीं पहना होता है, जिसे देखकर पुनीत उसे अपने पास बुलाकर उसके हाथ पैर को बांधकर उसके ऊपर चढ़ जाता है। दूसरी तरफ विवान और कामिनी अपने होटल रूम में सेटल हो चुके होते हैं। कामिनी को कमरा और उसके बाहर का भी बहुत ही ज्यादा पसंद आता है, इसलिए जल्दी से कामिनी फ्रेश होकर खिड़की के पास खड़ी होकर खूबसूरत समुद्र का नजारा देख रही होती। रात के जगमगाती तारे पानी में लगी ही रोशनी बिखेर रहे होते हैं। विवान कामिनी के बगल में चुपचाप खड़ा होता है। कामिनी को विवान की आने की आहट हो जाती है, फिर भी वह एक तक सिर्फ और सिर्फ पानी की लहरों को ही देख रही होती है। कामिनी का ध्यान तब टूटता है जब उसके पेट से आवाज आती है। कामिनी तुरंत ही अपने पेट पर हाथ रखकर अपने बगल में खड़े हुए विवान को देखकर झूठी स्माइल करती है। विवान स्माइल करके वहां से चला जाता है। विवान को जाता देखकर कामिनी सोचती है, पूछा भी नहीं कि भूख लगी है कि क्या। कामिनी सोच रही होती है, तभी उसके पेट से फिर से एक बार आवाज आती है। कामिनी अपने आप पेट को दोनों हाथों से पकड़कर हॉल की तरफ चल देती है। हॉल में जाते ही कामिनी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि डाइनिंग टेबल पर वेटर एक एक करके खाना सर्व कर रहा होता है। वेटर सारा खाना अच्छे से डाइनिंग टेबल पर सेट कर देता है तो विवान उसे जाने का इशारा करता है। जी सर बोलकर वेटर चला जाता है। विवान जैसे ही कामिनी को बुलाने के लिए पलटता है तो देखता है कि कामिनी चुपचाप पीछे खड़ी है। कामिनी को स्मार्ट देखकर स्माइल करते हुए विवान बोला, अच्छा हुआ आप आ गई, मैं अपनी बुलाने आ रहा था। जब से आप घर से निकली है तब से आपने कुछ भी नहीं खाया है, इसलिए आप आकर खाना खा लीजिए। यह सुनकर कामिनी बिना देरी करे डाइनिंग टेबल पर आती है और प्लेट में खाना डालने लगती है। कामिनी जैसे ही खाने के लिए एक निवाला लेती है तभी उसे याद आता है कि विवान ने भी घर से निकलने के बाद से लेकर अब तक कुछ भी नहीं खाया है। अभी कामिनी उसे देखकर बोली, आप भी मेरे साथ बैठकर खाइए, क्योंकि आपने भी शाम से कुछ भी नहीं खाया पिया है। कामिनी की बात सुनकर विवाह चुपचाप खाना खाने के लिए बैठ जाता है। दोनों बहुत ही सुकून से खाना फिनिश करते हैं। खाना खाने के बाद कामिनी फिर से खिड़की के पास जाकर खड़ी हो जाती है। विवान कामिनी को देखकर उसके पास जाकर बोला, आपको वह चीज बहुत पसंद है। विवान की बात सुनकर कामिनी बेझिझक बोली, मुझे ऐसी खाली बिच बहुत पसंद है। पानी बहने की आवाज, ठंडी ठंडी हवा और वह छोटी छोटी जानवरों की आवाज, आपको पता है यह सब मुझे सुकून देती है कि मत ही पूछो। कामिनी की बात सुनकर विवान बोला, क्या मेरे साथ बीच पर टहलना पसंद करेंगी? कामिनी मुंह बनाते हुए बोली, इतना खूबसूरत व कौन छोड़ना चाहेगा, पर आपके साथ जाने का मतलब है कि आपके पीछे बॉडी पार्ट्स की टोली लेकर जानी पड़ेगी, इसलिए मैं यहां से ही देखकर अपना मन भर लेती हूं। कामिनी की बात सुनकर विवान मिस्टीरियसली स्माइल करता है।
थैंक यू CH 104 विवान कामिनी थैंक यू सो मच मिया स्टोरी वेट स्टोरी होल्ड डॉट पार मी डेली अपडेट कामिनी मुंह बनाते हुए बोली, इतना खूबसूरत नजारे को कौन छोड़ना चाहेगा, पर आपके साथ जाने का मतलब है कि आपके पीछे बॉडीगार्ड की टोली लेकर जानी पड़ेगी, इसलिए मैं यहां से ही देखकर अपना मन भर लेती हूं। कामिनी की बात सुनकर विवान मिस्टीरियसली स्माइल करते हुए बोला, आप इसी ड्रेस में बीच पर जाना पसंद करेगी। कामिनी खुद के देखकर बोली, इसमें क्या खराबी है। विवान कामिनी का हाथ पकड़कर मिरर के पास लाकर मिरर को टच करता है तो मिरर साइड हो जाता है। वहां पर एक लिफ्ट का रास्ता खुल जाता है, जिसे देखकर कामिनी की आंखें फटी के फटी रह जाती है। कामिनी विवान से पूछी, यह क्या है। विवान स्माइल करते हुए बोला, यह हमारा खुफिया रास्ता है, जिसके बारे में सिर्फ डैड, मुझे और विहान को ही पता है। यह बोलकर विवान कामिनी के साथ लिफ्ट के अंदर जाकर ग्राउंड फ्लोर का बटन प्रेस करता है। थोड़ी देर में दोनों बैक डोर से होटल के बाहर निकल जाते हैं। विवाना पॉकेट से मास्क निकालकर कामिनी को देते हुए बोला, यह पहन लो, हमें कोई नहीं पहचानेगा। कामिनी विवान की बात मानकर तुरंत ही मास्क पहनकर दोनों बीच पर चले जाते हैं। कामिनी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होकर विवान का हाथ पकड़कर बीच की तरफ चल देती है। बीच बिल्कुल खाली होता है, सिर्फ हवाएं और पानी में तारों की झलक दिखती है, जिससे पानी बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रहा होता है। कामिनी से बर्दाश्त नहीं होता है तो खूबसूरती देखकर तुरंत ही पानी के तरफ बढ़ने लगती है। विवान कामिनी को रोकते हुए बोला, पानी के अंदर मत जाओ, तुम भीग जाओगी। विवान की बात सुनकर कामिनी मुंह बनाती हुई बोली, क्या फायदा बीच पर आने का जब हम यहां से सूखे सूखे ही चले जाएं। यह बोलकर कामिनी विवान पर पानी फेंकना शुरू कर देती है। विवान खुद को बचाते हुए बोला, तो यह क्या कर रही हो। कामिनी पानी में हाथ डालकर बोली, तुम्हें भिगाने की तैयारियां। बोलते हुए कामिनी विवान पर पानी फेंकने लगती है। यह देखते हुए विवान कामिनी बोला, तुम्हें बहुत शौक है दूसरों को भिगाने का, रुको मैं तुम्हें बताता हूं। या बोलकर विवान भी कामिनी पर पानी डालने लगा। इसी तरह दोनों पानी में खेलने लगे और कुछ ही देर में दोनों के कपड़े गीले हो गए। कामिनी की शिफॉन साड़ी पूरे बदन में चिपक गई, गोरी और पतली कमर दिखने लगी। विवान की पर दूर से नजर रखे हुए बॉडीगार्ड्स दोनों को इस तरह मस्ती करता देखकर ब्लूटूथ में बोले, बॉस हम बहुत ही क्लोज भी उन पर नजर रखे हुए हैं, पर हमने नोटिस किया है कि उनके पीछे कोई और भी है। दूसरी तरफ से अजय बोला, उन पर नजर रखो और अगर दोनों में से किसी को भी कुछ हुआ तो इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी होगी और तुम जानते हो कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा। यह सुनकर बॉडीगार्ड्स बोले, डोंट वरी बॉस, बिग बॉस को कुछ भी नहीं होने देंगे और इन सब को आपके पास बिल्कुल सही सलामत लेकर आएंगे। जी बॉस बोलकर बॉडीगार्ड कॉल कट कर देते हैं। दोनों बहुत देर तक पानी में इसी तरह खेलते रहे। थक हार कर दोनों वहीं रेत पर लेट जाते हैं और आसमान के सितारों को एकटक देखने लगते हैं। दोनों के बीच कोई भी बातचीत नहीं होती है, पर दोनों एक दूसरे की सांसें महसूस कर सकते थे। थोड़ी देर बाद कामिनी विवान की कमर में हाथ डालकर उसकी छाती पर सर रख देती है। कामिनी की हरकत से विवान की सांसें तेज होने लगती है। विवान कामिनी को देखता है तो कामिनी सो चुकी होती है। विवान स्माइल करके कामिनी के चेहरे को टच करता है। विवान के टच से कामिनी कसमसाने लगती है। विवान कामिनी को गोद में उठाकर होटल वापस लेकर आ जाता है। विवान चेंज करने के लिए कामिनी को जगाने की कोशिश करता है, पर कामिनी नहीं जागती तो वो कामिनी को बाथरूम में ले जाकर उसे शावर के नीचे खड़ा कर देता है। जैसे ही पानी की बूंदें जैसे जैसे उसके शरीर पर पड़ता है, कामिनी जोक कर अपनी आंखें खोलती है। दोनों की नजर एक दूसरे से मिलती है। कामिनी को भीगता देखकर विवान बस कामिनी की खूबसूरती में खो जाता है। कामिनी विवान की तपिश भरी नजरों को बखूबी महसूस कर रही होती है। विवान की नजर कामिनी के होठ पर पड़ती है। विवान झुककर कामिनी के होठों को बहुत ही प्यार से चूमने लगता है। शौक के मारे कामिनी की आंखों बड़ी हो जाती है। उसको पूरे शरीर में झंझनाहट महसूस होती है तो वो कसकर विवान का टी शर्ट पकड़ लेती है। कामिनी को ये किससे एक अलग ही फीलिंग महसूस होता है। धीरे धीरे विवान की बाहों में पिघलने लगती है। वो विवान को रोक नहीं पा रही थी या फिर रोकना नहीं चाहती। विधान कामिनी के कमर को पकड़कर अपने सीने से लगा लेता है। विधान कामिनी के होठों को छोड़कर उसके गले लग जाता है। कामिनी अपने उखड़ती सांसों को काबू में करने की कोशिश में लग जाती हैं, पर विवान की गर्म सांसें को गर्दन पर महसूस करके उसकी हालत खराब होने लगी। विवान कामिनी के कान के पास बहुत ही सेड्यूजिंग आवाज में कामिनी से इजाजत मांगते हुए बोला, क्या हम एक दूसरे को जानने से पहले हमारा रिश्ता आगे बढ़ा सकते हैं। विवान की बात सुनकर कामिनी जम सी जाती है। कामिनी की तरफ से कोई जवाब न पाकर विधान उससे अलग होकर उसका माथा चूमकर सॉरी बोलकर जाने लगता है। कामिनी अभी भी टी शर्ट को पकड़े हुए थी। विवान कामिनी की झुकी हुई चेहरे को ऊपर उठाकर बोला, डोंट वरी, बिना तुम्हारे परमिशन के मैं तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा। यह बोलकर विवान जाने लगता है। तभी कामिनी उसके टी शर्ट के कोने को फिर से पकड़ लेती है। कामिनी चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल होता है। कामिनी शर्माते हुए बहुत ही धीरे आवाज में बोली, मैं तैयार हूं। कामिनी को शर्मा को देखकर विवान की फेस पर स्माइल आ जाती है। यह बोलते ही विवान कामिनी को गोद में उठाकर बेड पर लिटा देता। पूरे टाइम कामिनी की आंख बंद होती है।
विवान कामिनी को बेड पर लेटाकर बहुत ही प्यार से उसके गाल को चूमते हुए बोला, मैं चाहता हूं तुम मेरी आंखों में देखो। विवान की बात सुनकर कामिनी ना में सर हिलती है। कामिनी, अगर उसका नहीं किया तो मुझे लगेगा कि तुमने जबरदस्ती हाँ बोला है। यह सुनते ही कामिनी आंख खोलकर विवान को देखती है। कामिनी की नजर विवान के चेहरे पर जैसे ही पड़ती है तो कामिनी शर्मा कर अपने चेहरे पर हाथ रख देती है। विवान उसके चेहरे पर से हाथ हटाकर उसके होठों पर होंठ रख देता है। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को बहुत ही शिद्दत से चूमने लगते हैं। थोड़ी ही देर में कमरे में कामिनी की सिसकियां और विवान की सांसों की आवाज कमरे में गूंजने लगती हैं। CH 105 से 1 कुंटल। अगली सुबह सूरज की रोशनी से कामिनी की नींद खुलती है। उसे आज की सुबह कुछ अलग ही तरह महसूस होती है। उसे पूरे बदन में बहुत तेज दर्द महसूस होता है, खास करने निचले हिस्से में। वह बिस्तर पर से उठना चाहती है पर उसे अपने पैर में ताकत महसूस ही नहीं होते हैं। कामिनी को रात के बारे में याद करते ही उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। कामिनी अपने बगल में सोए हुए विवान को देखती है। सोते वक्त विवान छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रहा होता है। कामिनी विवान की मासूमियत में खो जाती है। कामिनी विधान को बहुत ही फोकस से देखती है। विवान की नींद जब खुलती है तो कामिनी को खुद को देखता पाकर उसके चेहरे पर अलग सी चमक आ जाती है। दीवान कामिनी के होठों को प्यार से चूम लेते हैं, जिससे शर्मा कर कामिनी विवान से बोली, आपने सुबह सवेर क्या कर रहे हैं? विवान उसके गालों पर उंगली फेरते हुए बोला, सुबह सवेरे अपने वाइफ के साथ मॉर्निंग रोमांस कर रहा हूं। यह सुनकर कामिनी शर्माते हुए बोली, आप अपना मॉर्निंग रोमांस बाद में कर लीजिएगा, जल्दी से रेडी हो जाइए, हमें मंदिर जाने में लेट हो जाएगा। मां ने बोला था कि 10 बजे का शुभ मुहूर्त है, उसी मुहूर्त में हमें मंदिर जाकर पूजा और हवन करनी है। कामिनी की बात सुनकर विवान कामिनी को प्यार भरी नजरों से देखते हुए बोला, पर मुझे तो अभी रोमांस करना है। यह बोलकर विवान स्माइल करके उसके होठों पर होंठ रखकर किस करने लगता है। कामिनी विवान को रोकने की कोशिश की पर विवान के सामने हार गए और उसका साथ देने लगी। दूसरी तरफ अजय पिछले 1 घंटे से किचन में अलग अलग तरह के डिशेस बनाकर प्रिया के सामने रख रहा होता है, पर प्रिया उसमें से एक भी चीज पसंद नहीं आती है तो वह मुंह फुलाकर अजय को बोली, आजकल तुम्हारे खाने में वह स्वाद नहीं रहा जो पहले था। यह सुनकर अजय को सदमा ही लग जाता है। अजय प्रिया को देखकर बोला, जी नहीं मैडम, मेरे हाथ का स्वाद तो हुई है, पर आपके मुंह का स्वाद और खाने की कैपेसिटी बढ़ गई है, जिस वजह से अभी तक मैं आप मेरे हाथ से बनाओगे 5 तरह के खाने को फिनिश कर चुकी है। अजय की बात सुनकर प्रिया अजय को अपनी बड़ी आंखें को छोटी करके घूर घूर कर देखती है। अजय प्रिया को इस तरह घूरता हुआ देखकर बोला, बीबी क्या आंखों से अपने पति को मारने का इरादा है? अजय के सवाल पर प्रिया जवाब में बोले, बिल्कुल, तुम्हें मारने के लिए तो मेरी कातिल निगाहें ही काफी है। अजय दिल पर हाथ रखते हुए बोला, बीबी आपकी कातिल निगाहें देखकर मैं तो मर गया। अजय का सेम रिस्पांस देखकर प्रिया खिलखिलाकर हंस पड़ी। प्रिया का हंसता चेहरा देखकर अजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई। टीना टेबल अलग अलग तरह के डिश देखकर अजय को बोली, क्या बात है, आज भिन्न भिन्न प्रकार की डिश टेबल पर नजर आ रहे हैं, कोई मेहमान आने वाला है? मुझे टीना की टोन में बोला, नहीं साली साहिबा, आज जो भिन्न भिन्न प्रकार के डिश टेबल पर आपको नजर आ रहे हैं वह सिर्फ आपकी दीदी को ही खाने थे, इसलिए मैंने सोचा वह अकेली क्यों खा, हम सब भी खा लेते, इसलिए मैंने सबके लिए बनाया है। यह सुनते ही टीना खुश होकर डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता एंजॉय करने लगती है। टीना नाश्ता करते हुए प्रिया को देखकर बोली, दीदी आजकल आपका वेट बढ़ता ही जा रहा है, ऐसा ही चला रहा तो कुछ दिनों में आप 1 कुंटल 100 किलो की हो जाएगी। यह सुनकर प्रिया टीना को गुस्से भरी नजर से देखने लगती है। ऐसा ना हो कि फिर अजय आपको छोड़कर किसी सेक्सी लड़की को ढूंढना शुरू कर दे। यह सुनते ही अजय जो किचन से प्रिया के लिए जूस लेकर आ रहा होता है, उसके कदम रुक जाते हैं। प्रिया अजय को खा जाने के लिए नजरों से देखते हैं। पूछी, तुम्हें कोई तकलीफ है? 1 कुंटल की हो गई तो? अजय जूस का ग्लास प्रिया के हाथ में देखकर बोला, आप कितनी ही कुंटल की हो जाए मुझे कोई तकलीफ नहीं होने वाली। यह सुनकर प्रिया टीना को प्राउडली देखती है। हिना प्रिया का प्राउड फेस देखकर मुंह बनाते हुए नाश्ता फिनिश करने में फोकस करती है। अजय टीना को देखकर पूछा, सासू मां नाश्ता करने के लिए नहीं आई? टीना जवाब में बोली, पता नहीं क्यों पर 2-3 दिन से मैं बहुत परेशान है और कोई सी रहती है। मैंने पूछने की कोशिश की पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। यह सुनकर अजय सिर्फ हाँ में सर हिलाता है। प्रिया और टीना मजे नाश्ता कर रहे होते हैं, तभी दरवाजे की घंटी बजती है। टीना बोली, रुको मैं देखती हूँ। टीना जैसे दरवाजा खोलती है, कुंती जी टीना को धक्का देकर अंदर आती हुई बोली, सविता ने तुम लोगों की परवरिश अच्छी नहीं किया कि बड़ों को देखकर थोड़ी इज्जत देखकर पर छू ले। इस सुनते ही टीना कुछ नहीं बोली और डाइनिंग एरिया की तरफ चली हुई। अजय टीना को देखकर पूछा, कौन आया है? टीना आराम से कुर्सी पर बैठते हुए बोली, 1 सेकंड में तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन आया है। यह बोलकर टीना काउंट करने लगती है। टीना के अकाउंट खत्म होते ही कुंती जी गुस्से में चिल्लाई, यह क्या बदतमीजी है, घर में मेहमान आए हैं और कोई पानी पूछने भी नहीं आया। कुंती की आवाज सुनकर अजय समझ जाता है कि कौन आया है। अजय और प्रिया में हाल में आकर अजय कुंती जी को देखकर बोला, दादी सासू आप यहाँ? अजय के मुंह से सासू सुनकर कुंती जी बोली, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे सासू बुलाने की? आदमी के मुंह से सासू सुनने के बजाय मैं भरी होना पसंद करूंगी। यह सुनकर अजय कुछ नहीं बोलता है, चुपचाप खड़ा रहता है।
प्रिया को देखकर बोली, आप यहाँ क्या करने आई है? यह सुनकर कुंती से पहले यशोदा बोली, मैं तुम्हें बताने आई हूँ कि तुम्हारे ऑफिस न आने के बाद भी हमारी कंपनी बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रॉफिट कर रहा है और हमारे शेयर्स भी बहुत अच्छे प्रोग्रेस पर है। इसी खुशी में हमने बहुत बड़ी पार्टी रखी है। उसे पार्टी में ऐसा एक्स वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते तुम्हें इन्विटेशन देने आए। यह बोलकर यशोदा अपने पर्स से इन्विटेशन और एक नोटों की बंडल निकाल कर टेबल पर रखते हुए बोली, और यह कुछ पैसे हैं, तुम लोग अपने लिए ढूंढ के कपड़े खरीदे लेना, क्योंकि मुझे यकीन है तुम जैसे पत्रों के पास इतनी बड़ी पार्टी में जाने के लिए अच्छे कपड़े नहीं होंगे। यशोदा की बात सुनकर प्रिया को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है, पर अजय उसका हाथ पकड़कर इशारे से शांत रहने के लिए बोलता है। आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया मेरी स्टोरी पर बनी रहने के लिए, और थैंक यू सो मच फिर से स्टोरी को पढ़ने